नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं धारा वैद्युतिकी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी से नीट 2010 से लेके 2021 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका अपन यहाँ पे अच्छे से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो अपन शुरुआत कर रहे हैं नीट 2021 के क्वेश्चन से। 2021 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक तरफ स्तंभ 1 दिया जिसमें कुछ भौतिक राशियाँ बताई गई और स्तंभ 2 में उनसे संबंधित कुछ फॉर्मूले बताए गए। आपको इनका सही मिलान करना है। सबसे पहले मैं बात करूँ, क्या दिया गया है? अनुगमन वेग, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं और इसको वीडी से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अपन जानते हैं कि गति के समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी होता है। v बराबर u प्लस ए टी। अपन u प्रारंभिक वेग 0 मान लें तो v यहाँ पे होता है वो आपका अनुगमन वेग होता है। त्वरण की बात करूँ तो F बराबर कितना होता है? q इंटू ई, और a निकालें तो q इंटू ई बटा एम, q इंटू ई बटा एम इंटू टी। और यहाँ पे जो आवेश वाहक होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस वजह से अनुगमन वेग का जो फॉर्मूला बना वी डी बराबर आवेश की जगह ई रख सकते हैं, ई इंटू कैपिटल ई बटा एम इंटू टी। ऐसा फॉर्मूला अपन देखने जाएंगे अनुगमन वेग का तो आपको मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो ई इंटू कैपिटल ई बटा एम इंटू टी। टी को यहाँ पे टाउ से दर्शाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसमें आर आएगा। दूसरा पूछा है विद्युतीय प्रतिरोधकता यानी रो के बारे में ये बात कर रहा है। तो अपन कहते हैं कि दूसरा फॉर्मूला अपन ये भी जानते हैं कि जो जे होता है, जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ई। तो यहाँ से बड़े आराम से कह सकते हो कि सिग्मा बराबर जे बटा ई होगा। और आप जानते होंगे कि जो सिग्मा है उसको चालकता कहते हैं, और सिग्मा और जो प्रतिरोधकता है रो, उसमें जो संबंध होता है वो अपन जानते हैं कि रो बराबर 1/सिग्मा। यानी रो का मान निकालना है तो सिग्मा का उल्टा कर देना है। तो सिग्मा जे बटा ई है तो रो क्या हो जाएगा? ई बटा जे। और ई बटा जे को अपन देखें तो कह सकते हैं कि एस से संबंधित हो जाएगा। तो विद्युतीय प्रतिरोधकता ई बाय जे हो जाएगा, तो इसमें एस ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं डी ऑप्शन की, जिसमें पूछा गया है कि धारा घनत्व क्या होगा। तो धारा घनत्व अपन अभी जे देख रहे थे, जे को धारा घनत्व कहते हैं। तो जे बराबर फॉर्मूला क्या होता है देखें, जे बराबर अपन कह सकते हैं कि आई बटा ए, आई बटा ए। तो आई अपन धारा जानते हैं और उसका फॉर्मूला जानते हैं अपन एन ई ए वी डी। ठीक है, एन ई ए वी डी बटा ए से ए यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, और जे का जो मान आ रहा है वो मान आ रहा है एन ई वी डी। तो अपन कह सकते हैं कि धारा घनत्व जो होगा वो होगा एन ई इंटू वी डी। इससे क्यू मैच हो जाएगा। इतने से अपना ऑप्शन हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ए में कौन सा आंसर आएगा? ए में आंसर आएगा आर। तो अपन कह सकते हैं ए में सभी ऑप्शन आर दिए हैं, तो अपन कह सकते हैं इससे कुछ डिसाइड नहीं हुआ। उसके बाद अपन कह रहे हैं कि विद्युत ये प्रतिरोधकता जो है वो एस से रिलेटेड है। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि बी में 2 एस से रिलेट हैं। उसके बाद पूछा है धारा घनत्व है, यानी अपन कह सकते हैं डी से रिलेटेड है क्यू। तो अपन कह सकते हैं ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और फिर अपन कह सकते हैं कि श्रांति काल का या श्रांत काल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है एम बटा एन ई स्क्वायर इंटू रो। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे जो अपने से इस क्वेश्चन में पूछे गए। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2021 का एक और क्वेश्चन में बोला है कि 3 प्रतिरोध हैं R1, R2, R3। इनको इस तरीके से जोड़ा गया है। तब आपको बताना है कि परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के पदों में यानी R1, R2 के पदों में I3 बटा I1 का मान क्या होगा। तो इस केस में अपने को मेनली I3 का मान लिखना आना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि I3 धारा का मान लिखेंगे तो आपको सिखाया जाता है कि I3 का मान जब लिखेंगे यानी इस प्रतिरोध में धारा का मान लिखेंगे तो इस प्रतिरोध को ऊपर नहीं लिखते, इसके दूसरे वाले को लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे R2 बटा इन दोनों प्रतिरोधों का योग R2 प्लस R3। ये आपको सभी को अच्छे से आता है। गुणा किसका करेंगे? आने वाली कुल धारा का। आने वाली कुल धारा कितनी है? I1। समझ में आया? जब अपन लिखेंगे क्या I3 लिखेंगे तो ये वाला प्रतिरोध बटा दोनों प्रतिरोधों का योग इंटू आने वाली कुल धारा। यहाँ से अपन आराम से कह सकते हैं कि I3 बटा I1 जो होगा वो क्या होगा? R2 बटा में R2 प्लस R3। इस तरीके से ये मान आएगा। ऐसा ऑप्शन देखने जाएं तो ये R1 ऊपर लिख रहा है तो गलत हो गया, ये R1 ऊपर लिख रहा है ये गलत हो गया। इसमें R2 ऊपर लिख रहा है और नीचे R2 प्लस R3 लिख रहा है तो ये सही लग रहा है। इसमें इसने R1 लिख दिया तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि समान लंबाई, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और समान पदार्थ के
यानी अपन कह सकते हैं लंबाई समान है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है, पदार्थ के लिए अपन कह सकते हैं रो जैसी राशि समान होगी। समांतर क्रम में जुड़े 4 तारों का तुल्य प्रतिरोध इतना आपको दिया है 0.25 ओम। पहली बात देखिए कि समांतर क्रम में 4 बराबर प्रतिरोध जुड़े हों और प्रत्येक का प्रतिरोध अपन R माने, तो समांतर क्रम में अपन कह सकते हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका मान R/4 हो जाएगा और जिसका मान दे रखा है 0.25। सही है। तो यहाँ से अपन कहें कि 4 को गुणा करें तो R बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता लगा कि R का मान कितना है, 1 ओम है। यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो अब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए 4 प्रतिरोध हैं, चारों को अब श्रेणी क्रम में जोड़ें और प्रत्येक का मान 1 ओम है, तो अपन कह सकते हैं कि R जो तुल्य होगा वो किसमें, श्रेणी क्रम में। बड़ा सिंपल है कि श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगा, तो अपन कह सकते हैं 4R हो जाएगा और 1 R का मान है 1 ओम, तो अपन कह सकते हैं 4 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 4 ओम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। समान लंबाई, समान अनुप्रस्थ काट और ये देने का मतलब है कि चारों के चारों प्रतिरोध एक बराबर हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध R का अपन मान सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2021 का एक और क्वेश्चन। इस तरीके से नीट 2021 में धारा वैद्युतिकी से 4 क्वेश्चन आ गए, तो इस वजह से आने वाले टाइम में भी चांसेज हैं कि धारा वैद्युतिकी से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्योंकि इन 1-2 सालों में जो 12th क्लास है उनके जो भी चैप्टर हैं वो 11th क्लास के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं कि 12th वाले से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन किसका है, विभव मापी का है। क्या कह रहा है कि एक विभव मापी परिपथ में 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल 36 सेंटीमीटर तार की लंबाई पर संतुलित बिंदु देती है। यदि 2.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली दूसरी सेल पहली सेल को प्रतिस्थापित करती है तो तार के किस लंबाई पर संतुलित बिंदु प्राप्त होगा। इस केस में अपन जानते हैं कि विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, K/L होता है। अपन यहाँ से कह सकते हैं कि E समानुपाती L हो जाएगा और E समानुपाती L होने से अपन कह सकते हैं कि E1/E2 बराबर हो जाएगा आपका L1/L2। अब अपन कह सकते हैं कि E1 का मान अपने को दे रखा था 1.5, E2 का मान भी दे रखा है 2.5 और पहले केस में जो लंबाई अपने को प्राप्त हो रही है वो 36 सेंटीमीटर है। ऑप्शन भी सेंटीमीटर में है तो अपन कन्वर्ट इसको नहीं करेंगे, तो दूसरा L2 अपन प्राप्त कर सकते हैं। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से अब इसको पॉइंट से पॉइंट काट देंगे और इसको जब अपन ऐसे सोल्व करें तो ये क्या होगा 3 और ये होगा 5। तो L2 बराबर अपन क्या कह सकते हैं कि 36 गुणा में 5 और बटा में 3। इसको अपन कह सकते हैं 12 होगा, 12 × 5 60 होगा और अपन सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो ये भी सेंटीमीटर होगा, तो अपन कह सकते हैं 60 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से ये भी आसान क्वेश्चन में काउंट होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी नीट में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि नीट 2021 में 4 क्वेश्चन आए। चारों का लेवल अपन देखें तो नॉर्मल लेवल था। यदि आप बेसिक से क्वेश्चन करके जाते हैं तो बड़े आराम से इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2020 का क्वेश्चन में क्या बोला है कि नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण कोड आपको दिया गया है, इसकी सहायता से इसका प्रतिरोध का मान आपको बताना है। इसके लिए अपन देखते हैं कि प्रतिरोध का मान आपको चाहिए तो पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला अपन लिखते हैं, तो फॉर्मूला होता है कि प्रतिरोध बराबर AB गुणा 10⁻C + -T%। इस फॉर्मूले में यदि आप A, B, C और D के मान पता कर लेते हैं तो आपका आंसर बड़े आराम से आएगा। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक पता होनी चाहिए कि इसमें A, B के मान कैसे निकाले जाते हैं। तो अपन एक ट्रिक जानते हैं कलर के लिए, PB रो A ग्रेट P10 वेरी गुड 5। ये ट्रिक अपन सभी जानते हैं। इसी केस में अपन बात करें तो B4 क्या होगा, ब्लैक होगा और इस B4 क्या होगा, ब्राउन होगा। यानी ये किसके लिए यूज होगा, ब्लैक के लिए यूज होगा और ये जो यूज होगा वो ब्राउन के लिए यानी भूरे कलर के लिए यूज होगा। और इसी तरीके से ये वाला जो होगा वो ब्लू यानी नीले कलर के लिए यूज होगा। तो इस तरीके से आपको इन बी के बारे में पता होना चाहिए, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पहला बी क्या होगा, ब्लैक होगा, दूसरा ब्राउन यानी भूरा होगा और लास्ट में जो आता है वो ब्लू होगा। ठीक है, इसी केस में अपन नंबरिंग करें तो इसकी 0 से करते हैं। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 5 6 7 8 9 तक हो गए।
चलिए सबसे पहले ए बी सी के मान अपन पता करते हैं इनकी सहायता से। तो अपन कह सकते हैं, देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, पीला कलर दिया है, तो येलो अपन कह सकते हैं ये रहा, तो इससे संबंधित अपन कह सकते हैं 4 होगा, तो इसकी जगह अपन रख सकते हैं ए का मान कितना होगा, 4 होगा। बात करते हैं बी की, तो बी के लिए इन्होंने कहा है कि बैंगनी कलर, तो बैंगनी अपन कह सकते हैं वॉयलेट होगा, तो इसके लिए इन्होंने दिया है 7, तो अपन कह सकते हैं 7 हो गया, गुणा 10 की घात सी। सी के लिए इन्होंने बोला है ब्राउन, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है यदि आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता है, तो अपन कह सकते हैं कि ब्राउन का जो है यानी भूरे कलर के लिए जो मान होगा वो 1 होगा, और प्लस माइनस डी, तो अपन कहते हैं कि देखिए सुनहरे कलर के लिए 5% होता है, चांदी के लिए 10% होता है, और वर्णहीन हो तो 20% होगा, लेकिन अपना तो कौन सा है, सुनहरा है, तो इसके लिए अपन कह सकते हैं कि 5% होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखने चाहिए तो अपन कह सकते हैं इसको सोल्व करें तो 470 प्लस माइनस 5%, इस तरीके से ऑप्शन कौन सा है, तो अपन कह सकते हैं 470 ओम अपना आंसर आया, तो 470 ओम और 5%, तो इस वजह से अपना ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दिया गया कौन सा ग्राफ कॉपर के लिए ताप टी के साथ प्रतिरोधकता रो के विचरण को निरूपित करता है। तो अपन जानते हैं कि जो रो है यानी प्रतिरोधकता है और जो ताप है उसमें ताप यदि कम हो तो उस केस में जो ग्राफ होता है वो रेखिक होता है। कैसा होता है, रेखिक यानी लीनियर ग्राफ होता है कम ताप के लिए, और जब ताप का मान बढ़ जाता है तो उस केस में ये ग्राफ रेखिक न होके अरेखिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो अपन कह सकते हैं कि सभी ताप के लिए रेखिक है, तो इस वजह से ये गलत है। इसमें अपन कहें तो इसमें अपन कह सकते हैं कहीं पर भी रेखिक नहीं है, ये तो आपका अति प्रवलय की तरह है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। और इसमें भी अपन कह सकते हैं ये भी ऐसा ग्राफ संभव नहीं है क्योंकि इसमें कभी भी रेखिक नहीं है। लेकिन 3 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है उसको यदि आप गौर से देखते हैं तो ध्यान से देखो इसको, अपन कह सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ताप जब कम है तो ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक रेखिक है यानी लीनियर है, और जैसे ही ताप बढ़ता है तो वहाँ पे ग्राफ अरेखिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। और ऐसा ग्राफ डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे भी रखा है कि प्रतिरोधकता का ताप के साथ किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो कम ताप के लिए अपन कह सकते हैं ग्राफ रेखिक होगा, और ज़्यादा ताप के लिए यह ग्राफ रेखिक न होकर अरेखिक हो जाएगा। तो दोस्तों नीट 2020 का एक और क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि किसी आवेशित कण जिसका 3 × 10⁻⁻10 वोल्ट मीटर इनवर्स तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अफवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 × 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड है कि आपको गतिशीलता बतानी है, और गतिशीलता की इकाई यहाँ पे दे रखी है। तो अपन समझ जानते हैं कि इसमें अफवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, तो आप कहोगे कि वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होगा म्यू × ई, और आपको पता करना है गतिशीलता, तो म्यू बराबर आंसर हो जाएगा वी डी बटा ई। सबसे पहले आपको अफवाह वेग का मान रखना चाहिए, तो 7.5 × 10⁻4 और बटा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो वो होगा 3 × 10⁻10। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें अपन डिवाइड करें कि 7.5 बटा 3, तो ये उत्तर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2.5, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 10 की घात, देखिए 10 की घात -4 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +10, तो ये बच जाएगा 10 की घात 6, और इकाई यहाँ पे लिखी है। तो ऐसा ऑप्शन देखने जाएँ तो अपन कह सकते हैं 2.5 × 10 की घात 6, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों नीट 2020 का अपन लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इस तरीके से नीट 2020 में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है मीटर सेतु का। कह रहा है कि किसी मीटर सेतु के बाएं अंतराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएं अंतराल के 10 ओम प्रतिरोध को उस बिंदु पर संतुलित करता है जो सेतु के तार को 3:2 में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लंबाई आपको दे रखी है 1.5 मीटर, तो इस प्रतिरोध तार कि वह लंबाई जिसका प्रतिरोध यानी उस प्रतिरोध तार की आपको वह लंबाई बतानी है जिसका प्रतिरोध 1 ओम हो। यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये लाइन थोड़ी अजीब सी लिखी है, लेकिन पहले अपन देखते हैं इसको सोल्व करके। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। अपन कह सकते हैं कि मीटर सेतु में यहाँ पे एक प्रतिरोध है, इसको इन्होंने बोला है कौन सा प्रतिरोध, तो अपन कह सकते हैं बायां प्रतिरोध। तो बायां प्रतिरोध अपन कह रहे हैं आर है, जो संतुलित है दाएं प्रतिरोध, तो इसका मान इन्होंने दे रखा है 10 ओम। ठीक है, ये जो संतुलित हुआ है वो अपन कह सकते हैं मीटर सेतु का वो तार है, और संतुलित जो हुआ है तो अपन ये कह सकते हैं इस तरीके से यहाँ से, और ये संतुलित हो गया यहाँ पे। तो ये जो दिया है वो 3:2 दिया है। ठीक है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं एक बैटरी इससे जुड़ी होगी। ठीक है, अब देखो इसमें अपन क्या जानते हैं
क्या इस आर का मान अपन पता कर सकते हैं? क्यों नहीं पता कर सकते, बड़े आराम से पता कर सकते हैं। कैसे? तो हम जानते हैं कि आर बटा 3 ऐसे होता है ना, इसमें आर बटा 3 बराबर होगा 10/2। ये हो गया। तो आर का मान यहाँ से अपन कह सकते हैं 30/2 यानी 15। कितना आया? 15 ओम। लेकिन अपने को आर का मान तो पूछा ही नहीं। अपने को कहा है कि जो आपने ये 15 कैलकुलेट किया है ना, 15 ओम, उस तार की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है। तो आपको बताना है कि उस प्रतिरोध तार की लंबाई क्या होगी जिसका प्रतिरोध 1 ओम हो। तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं? देखो कि 15 ओम प्रतिरोध तार की लंबाई है 1.5 मीटर। अपन देख लेते हैं कि 1 ओम की लंबाई क्या होगी। तो आपका आंसर होगा 1.5/15 और ये आंसर आएगा मीटर में। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये उत्तर आएगा 1/10 मीटर, और 1/10 मीटर को लिख सकते हो 10⁻⁻1 मीटर। तो इस तरीके से ऑप्शन देखें तो 1 × 10⁻1 मीटर यानी ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये वाला तो अपन ने बहुत सी बार पता करा था। इसमें बस ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट था कि भाई 1.5 ओम का आप 15 ओम बोल रहे हो तो 1 ओम की लंबाई क्या होगी। तो इसको बड़ी आसानी से अपन ने कर लिया। हाँ तो दोस्तों आप देखते हैं 2019 का क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है चालक, प्रेरक, स्विच और फ्यूज। तो अपन जानते हैं कि जो फ्यूज होता है वो अपन घर में लगाते हैं। तो फ्यूज काम क्या करता है? जो फ्यूज वायर होता है यानी जो फ्यूज तार होता है उसका गलनांक कम होता है। क्या होता है? गलनांक कम होता है। जब ज़्यादा धारा आती है तो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने की वजह से और उसका कम गलनांक होने की वजह से वो पिघल जाता है, और पिघलने से जो परिपथ है वो ब्रेक हो जाता है, यानी ब्रेक होने की वजह से उसमें से धारा बहनी बंद हो जाती है। जो भी इसके आगे युक्ति लगी रहती हैं वो सुरक्षित बच जाती है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो फ्यूज तार है उसको अपन एक सुरक्षा युक्ति के रूप में काम लेते हैं कि जब धारा ज़्यादा आ जाए तो उस केस में जो आगे लगी डिवाइसेस हैं यानी जो युक्तियां हैं वो खराब ना हो, तो इसको बचाने के लिए फ्यूज तार का अपन उपयोग लेते हैं। और दोस्तों अब देखते हैं नीट 2019 का एक और क्वेश्चन में बोला है कि आरेख में दर्शाए अनुसार 6 एक समान बल्ब है जो शून्य आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक कैपिटल ई के किसी दिष्ट धारा स्रोत से संयोजित है। अब आपको बताना है कि जो उपभुक्त शक्ति का अनुपात क्या होगा जब केस नंबर 1 बोला है कि सभी जो बल्ब हैं वो दीप्यमान हैं, तो दूसरे केस में कह रहा है कि ए में केवल 2 हैं और बी में केवल 1 ही हैं, तब आपको बताना है। सबसे पहले अपन देखें कि शक्ति का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि ई का मान दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं शक्ति का मान लगा सकते हैं। शक्ति का फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं, शक्ति बराबर E²/R इक्विवेलेंट यानी R तुल्य। अब अपने को क्या करना है कि ई का मान तो दोनों के लिए सेम है, आर तुल्य का मान निकालना है दोनों केस में। तो अपन कह सकते हैं देखो जब सारे के सारे बल्ब दीप्यमान होंगे तो सभी का प्रतिरोध यूज होगा, और अपन कह सकते हैं सभी एक समान है तो सभी का प्रतिरोध बराबर होगा, तो सबका प्रतिरोध बराबर मान लेते हैं आर। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ऐसे जुड़े होंगे। ये तीनों किस में हैं? तो आप कहोगे ये तीनों के तीनों जो प्रतिरोध हैं वो आपके किस में, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपके समांतर क्रम में हैं, और ये वाले और ये वाले और ये वाला ये भी समांतर क्रम में आपस में, और ये दोनों आपस में अपन कह सकते हैं कि इसमें श्रेणी क्रम में है। तो पहले इन तीनों का उत्तर निकालें तो अपन कह सकते हैं R/3 हो जाएगा, और इन तीनों का भी समांतर क्रम में R/3 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में होने से जुड़ जाएंगे, तो इनका तुल्य प्रतिरोध आया 2R/3। तो यहाँ से शक्ति का मान निकाल सकते हैं कि P1 बराबर E का होल स्क्वायर बटा तुल्य प्रतिरोध हो गया 2R/3, और 3 चला गया ऊपर। तो इस तरीके से ये शक्ति का मान आ गया पहले केस में। अब बात करते हैं 2 नंबर केस में। 2 नंबर केस में ए में केवल 2 है, तो ए में केवल 2 है तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला काम का नहीं है, ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला भी, सॉरी इसमें 2 लेने हैं तो इसमें कहेंगे कि एक ही नहीं काम करेगा, तो इसको अपन हटा देते हैं, बाकी ये वाला काम करेगा, ये वाला काम करेगा। और दूसरे में अपन बात करें तो केवल एक ही है तो इसमें 2 हटा देंगे, ये वाला, ये वाला। आर और आर किस में है? आप कहोगे आर आर समांतर में है, तो कितना आएगा R/2। ये केवल आर ही है तो ये हो गया आर, और ये R/2 और आर किस में है? श्रेणी में, तो ये जुड़ जाएंगे, तो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा 3R/2। दूसरे केस में शक्ति का मान देखने जाएं तो P2 बराबर कह सकते हैं कि E² बटा आर तुल्य, और आर तुल्य आएगा 3R/2।
अब अपने को चाहिए P1/P2। तो P1/P2 है तो अपन कह सकते हैं इसका डिवाइड कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। तो भाग लगाना आपको आना चाहिए। देखिए, बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर दो। E² और E² तो चले गए। 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो 9/4 यानी 9:4 इसका सही उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दे रखा है। तो अपन कह सकते हैं काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन टाइप थोड़ा सा अलग है। और प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन अपन और ले रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दर्शाए गए परिपथ में वोल्ट मीटरों और एमीटरों के पाठ्यांक क्या होंगे। अपन कह सकते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटरों के बारे में बताया नहीं है, तो अपन मान सकते हैं कि आदर्श वोल्ट मीटर है और आदर्श एमीटर है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, तो आपका आंसर होगा अनंत। और आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो शून्य है। अनंत प्रतिरोध का मीनिंग क्या होता है कि उसमें से धारा नहीं गुजरेगी, और जीरो प्रतिरोध का मीनिंग ये होता है कि वो लघु पतित हो जाता है। इस तरीके से अब इसके डायग्राम अपन बनाते हैं। तो डायग्राम में परिपथ नंबर 1 दिया है जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं 10 ओम का प्रतिरोध है, जिसके समांतर में अपन वोल्ट मीटर यहाँ पे जोड़ रहे हैं। और अपन कह रहे हैं कि इसका प्रतिरोध क्या होगा? अनंत होगा। तो ये वाला अपन कह सकते हैं यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इसका मैं डायग्राम यहाँ पे आपको बना के बताऊँ तो आप कह सकते हो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पे ये बैटरी होगी जिसका वोल्टेज आपको दिया है 10 वोल्ट, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये प्रतिरोध होगा जिसका मान अपने को दिया है 10 ओम। और यहाँ पे कह सकते हैं कि जीरो प्रतिरोध होने की वजह से आदर्श एमीटर का इसको अपन ऐसे बना देंगे लघुपतित करके। और यहाँ से अपन कह सकते हैं अनंत प्रतिरोध होने की वजह से कोई धारा नहीं गुजरेगी। तो अपन कह सकते हैं देखो, यहाँ पे धारा का मान निकालें तो I बराबर क्या होगा? I बराबर होता है V/R। तो V का मान 10 और R का मान 10, तो धारा का मान तो होगा 1 एम्पियर। तो पहले केस में धारा आएगी 1 एम्पियर, और इसके इस सिरों पे अपन कहेंगे विभव कितना होगा या विभवांतर कितना होगा, तो उसका V बराबर I इंटू आर से, V बराबर I इंटू आर से I का मान 1, R का मान 10, तो ये हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, ये समझ में आया। इसी तरीके से बात करें दूसरे केस की, तो दूसरे में क्या बोला है? ये 10 है, ये भी 10 है, लेकिन अपने को कह सकते हैं यहाँ पे इसका प्रतिरोध अनंत होने की वजह से ये वाला और ये वाला यहाँ से हट जाएगा, यानी इस पे से धारा जाएगी नहीं। तो धारा वापस से ऐसे जाके ऐसे ही जाएगी, और इसको अपन कह सकते हैं शॉर्ट कर सकते हैं। तो सेम सिचुएशन ऐसा ही इसका डायग्राम बनेगा। तो अपन कह सकते हैं इसमें से धारा का मान क्या होगा? I बराबर देखो 10/10, तो इसमें भी 1 एम्पियर होगा, और इसके जो सिरों पर विभवांतर होगा उसका मान भी कितना होगा? I इंटू आर से 10 वोल्ट होगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इस केस में दोनों जो एमीटर है उनका जो रीडिंग है यानी पाठ्यांक है वो 1 एम्पियर है, और दोनों वोल्ट मीटर है उनका पाठ्यांक कितना है? 10 वोल्ट है। तो अपन कह सकते हैं कि I1 और I2 इक्वल हैं, V1 और V2 भी इक्वल हैं। तो ऐसा ऑप्शन अपन देखें तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा 3, जिसमें V1 बराबर V2 है, I1 बराबर I2 है। हाँ तो दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2018 का क्वेश्चन, जो कि दोबारा से वर्ण कोड पर आधारित है। तो प्रतिरोध का जो वर्ण कोड से प्रतिरोध निकाला गया है उसका मान आपको इस पर दे दिया है, जिसका मान दिया है 47 + -4.7 किलो ओम। यहाँ पे किलो ओम है। प्रतिरोध के किसी कार्बन प्रतिरोधक पर पहचान के लिए विभिन्न वर्णों के वलय अंकित किए गए हैं। यानी जो प्रतिरोध है उस पर अलग अलग कलर की वलय बनाई गई हैं, जिससे अपन इस प्रतिरोध की पहचान कर सकें और उसके प्रतिरोध का मान पता कर सकें। अब आपको पूछा है कि वर्ण कोड का क्रम क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस आर का मान फाइंड कैसे करते हैं। तो आर का एक फॉर्मूला होता है कि आर बराबर AB गुणा 10⁻C और प्लस माइनस अपन कह सकते हैं D%। ये चीज़ें आपको आती हैं तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक ट्रिक भी पता होनी चाहिए कि इसमें कलर कैसे देखे जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं ऐसे, अपन कहते हैं कि BB, रोए, ग्रेट, ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ, ये होता है। नंबरिंग अपन कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8 और ये होगा 9। सबसे पहले इसमें बोला है कि 4 के केस में अपन यहाँ पे देखें तो 4 के लिए क्या है? ये वाला। तो 4 है येलो के लिए, तो अपन कह सकते हैं कि 4 के लिए येलो, तो पीला आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसके कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो इसमें अपन कह सकते हैं 4 से संबंधित पीला होगा। उसके बाद 7 बोला है, तो 7 से संबंधित अपन देखें तो कह सकते हैं बैंगनी है, तो पीले के बाद आएगा बैंगनी। तो ऑप्शन नंबर 1 भी कट गया, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद अपन कहें कि इसको और आगे देखें तो अपन कह सकते हैं देखो, इसको सही से लिखें तो ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को कि 47 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 4.7 इंटू 10⁻³ और ओम है।
तो अपन कह सकते हैं 10 की घात कितनी है 3, तो अपन कह सकते हैं ये 10 की घात 3 ऑरेंज का होगा। ऑरेंज को अपन कह सकते हैं नारंगी, ये भी बात मिल रही है। चांदी रंग कैसे आया होगा, तो अपन कह सकते हैं ये प्रतिशत निकाला गया है। तो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत अपन कह सकते हैं 4.7 इंटू 10 की घात 3 और बटा में 47 इंटू 10 की घात 3। ये अपन त्रुटि वाले में देखते हैं, ये अपन ये इंटू 100%, इंटू 100%। इसको अपन सोल्व करें तो अपन कह सकते हैं 10 की घात 3 से 10 की घात 3 चला गया, इसमें भाग देते हैं तो 1 बटा आपका 10 आ रहा है, और इसको सोल्व करते हैं 10% आ रहा है। तो 10% अपन जानते हैं किसके लिए होता है, चांदी रंग के लिए होता है, और 20% अपन कह सकते हैं वर्णहीन के लिए होता है, और 5% आपका सुनहरे कलर के लिए होता है। तो मैंने सभी को एक्सप्लेन करा कि पीला क्यों आया, बैंगनी क्यों आया, नारंगी क्यों आया और चांदी रंग क्यों आया। चांदी रंग में कई बार कन्फ्यूजन होता है कि इससे कहाँ से आएगा, तो इस तरीके से प्रतिशत कई बार आपको निकालना भी पड़ सकता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2018 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि n एक समान प्रतिरोधों का एक समूह है जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध कैपिटल R है। श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल R की किसी बैटरी से जोड़ा जाता है। तब बैटरी से ली गई धारा का मान कैपिटल I है। तो अपन कह सकते हैं कि n एक समान प्रतिरोध जिनका प्रत्येक का प्रतिरोध कैपिटल R हो, श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो उस केस में R तुल्य की बात करें तो उसका मान हो जाएगा n इंटू R। अब इसको किसी बैटरी से जोड़ा गया है, तो अपन कह सकते हैं इस तरीके से सिचुएशन बन रही है कि प्रतिरोध कितना हो गया, टोटल NR हो गया, और एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, कैपिटल E है, और इस बैटरी का खुद का आंतरिक प्रतिरोध भी कैपिटल R है। तो इस तरीके से जोड़े। इस केस में अपन I का मान लिखें तो I बराबर क्या होगा, विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, तो NR प्लस R, ये हो गया। ठीक है, पहले सिचुएशन में ऐसे हुआ। अब क्या करता है कि इन्हीं N प्रतिरोध को अब समांतर क्रम में इसी बैटरी से जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में जोड़ें तो अपन कह सकते हैं कि समांतर क्रम में R प्रतिरोध हो तो उसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका R बटा N। कितना हो जाएगा, R बटा N। और उसी बैटरी से जोड़ा गया है तो उसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है और उसका आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल R है। तो इस केस में अपन कह सकते हैं जो धारा है वो 10I है। तो 10I बराबर आप क्या लिख सकते हैं, E बटा में कुल प्रतिरोध, तो वो होगा R बटा N प्लस R। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 10I, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे N, तो यहाँ पे देखो N ऊपर चला जाएगा N इंटू E, और यहाँ पे हो जाएगा R प्लस N इंटू R। ठीक है, अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या कर दीजिए, समीकरण 1/2 कर दीजिए। तो 1/2 करेंगे तो 1/10, 1/10, और यहाँ पे अपन इसमें भाग लगाएंगे तो ये सेम होने की वजह से कट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा E बटा में N इंटू E, और इस E भी चला जाएगा तो N का मान यहाँ से आ रहा है 10। तो कितने हैं, तो N का मान आएगा 10। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन में समझते हैं क्या दिया है। कोई बैटरी आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r वाले श्रेणी क्रम में संयोजित n एक समान सेलों, जो संख्या n है वो परिवर्ती भी हो सकती है, से बनी है। बैटरी के टर्मिनलों का लघुपतन करके धारा I मापी जाती है। दिया गया कौन सा ग्राफ I और n के बीच में सही संबंध को दर्शाता है, आपको ये बताना है। अपन कह सकते हैं कितनी बैटरी है, n बैटरी है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल अपन मान लेते हैं कैपिटल E है, और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R है। तो ये आपकी श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। तो अपन कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जब n बैटरी जुड़ी हैं तो सबका E कितना होगा, जुड़कर अपन कह सकते हैं कि n इंटू E हो जाएगा। ठीक है, n इंटू E हो जाएगा, और सबका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो भी n इंटू स्मॉल r हो जाएगा। और कह रहे हैं कि इनके जो सिरे हैं उनका लघुपतन कर देते हैं, तो अपन कह सकते हैं इस तरीके से होगा। मैं बात करूँ यहाँ पे धारा की, तो धारा I बराबर क्या होगा, विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, n इंटू E, और बटा में कुल प्रतिरोध होगा n इंटू स्मॉल r। यहाँ से आप कह सकते हैं कि n से n कैंसिल आउट हो गया, उत्तर आया E बटा R। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे n पर निर्भरता है ही नहीं, यानी n का मान आप चेंज कर दोगे तो भी I का मान चेंज नहीं होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि I का मान कैसा है, नियत है। पहले में कह रहा है कि I का मान बढ़ रहा है, गलत है। दूसरे में कह रहा है कि I का मान रैखिक रूप से बढ़ रहा है, यह भी गलत है। चौथे में भी कह रहा है कि I का मान बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसका कारण था कि I नियत होगा, और नियत के लिए ये ग्राफ सबसे बेस्ट है। अब दोस्तों अब देखते हैं 2018 का क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता आपको दे रखी है 5 डिवीजन प्रति मिली एम्पियर, और वोल्टता सुग्राहिता दे रखी है आपको 20 डिवीजन पर वोल्ट। तो इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना फॉर्मूले भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसका मात्रक देखो। इसका मात्रक है 5 डिवीजन प्रति मिली एम्पियर,
और इसका मात्रक है 20 डिवीजन पर वोल्ट। आपको चाहिए प्रतिरोध। तो हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, V बटा I। R बराबर क्या होता है, V बटा I, यानी ऊपर वोल्टेज होना चाहिए, नीचे धारा होनी चाहिए। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, देखो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इस वाले से, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है 5 डिवीजन मिली एम्पियर, ठीक है, ये आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए। तो इसमें अपन कह सकते हैं मिली एम्पियर नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सही कर लो, 5 डिवीजन मिली को क्या लिख सकते हैं 10 की घात -3 एम्पियर, और इसको लिख सकते हैं अपन 5000 डिवीजन पर एम्पियर। चलो धारा नीचे आ गई। अब अपने को वोल्टेज देखो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, वोल्टेज कहाँ आनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए। तो वोल्टेज ऊपर आनी चाहिए, तो अपन कहेंगे कि इसको उल्टा लिख देते हैं। कैसे, अपन इसको कह सकते हैं ऐसे लिख दें, इसको गुणा कर रहे हैं, देखो दोनों को मिला के अपन कह रहे हैं, पहला क्या लिख लेंगे 5000 डिवीजन बटा एम्पियर, उसको क्या लिखते हैं 1/20 डिवीजन, और ऊपर क्या चला गया वोल्ट चला गया। अब देखो ऊपर वोल्टेज है, नीचे एम्पियर यानी धारा है, डिवीजन से डिवीजन कट गया। जब इसको सोल्व करोगे आप तो 0 से 0 चला गया, और 500 में 2 का भाग दिया तो आपका 250 ओम सही उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके ये तो मेथड है कि आप इकाई से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। यदि आपको धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला पता है, जैसे इसका फॉर्मूला होता है धारा सुग्राहिता का NB/A/C, और इसी तरीके से वोल्टता सुग्राहिता का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं NBA/C/R किसका, गैलोमीटर का। तो ये फॉर्मूला जिसको पता है वो भी कर सकता है, और बिना फॉर्मूले भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2017 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध कैपिटल R ओम है। अब इस तार को पिघलाया जाता है, फिर खींचकर मूल तार से n गुना लंबाई का एक तार बना दिया जाता है, तब इस नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। अपने इस केस में कह सकते हैं पिघलाने के बाद उसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना करा है, तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि लंबाई बढ़ने से क्षेत्रफल घटेगा, लेकिन इस पूरे प्रक्रम में आयतन नियत रहेगा। लेकिन अपन जानते हैं कि प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला देखो किस तरीके से होता है। R बराबर होता है ρL/A। रो तो अपन कह सकते हैं पदार्थ पर निर्भर करेगा, यदि पदार्थ चेंज होगा तो ये चेंज होगा, लेकिन कह रहा है कि पिघलाकर बनाया गया है तो पदार्थ सेम रहा, तो रो तो सेम रहा। लंबाई और क्षेत्रफल में अपन कह रहे हैं परिवर्तन हो गया, लेकिन अपन कह रहे हैं कि आयतन नियत रहेगा। तो क्यों ना इस फॉर्मूले को आयतन के रूप में बना लिया जाए। तो आयतन के रूप में अपन बनाएं तो ये बात ध्यान रखो कि लंबाई को फॉर्मूले में रखना है और आयतन भी आना है। तो अपन सोच समझ के क्या करते हैं कि L से तो गुणा करते हैं और L से भाग देते हैं। तो ऐसा करने से अपना जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बन गया ρL² बटा में आयतन। तो अपन कह सकते हैं कि रो तो नियत था और आयतन भी नियत रहेगा, तो R समानुपाती क्या हो गया L² हो गया। R समानुपाती क्या हो गया L² हो गया। यदि L को आप दोगुना करोगे तो R कितना होगा 4 गुना, L को 3 गुना करोगे तो 3 का होल स्क्वायर कितना 9 गुना हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने कितना गुना कर दिया n गुना कर दिया, तो अपन कह सकते हैं कि L को n गुना करोगे तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा n² गुना हो जाएगा। तो पहले प्रतिरोध कितना था, पहले प्रतिरोध आपका था R, तो अब हो जाएगा n² इंटू R। ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे देख लो कि R1 बटा R2, R1 बटा R2, पहले वाली लंबाई L1, दूसरे वाली लंबाई L2, उसका होल स्क्वायर। अपन कह सकते हैं कि पहला प्रतिरोध आपको दे रखा था R, दूसरा प्रतिरोध दे रखा था R2, पहली लंबाई अपन कह सकते हैं L हो तो दूसरी लंबाई हो जाएगी N इंटू L, और इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो आपका जो उत्तर आएगा R2 का वो उत्तर आएगा n² इंटू R। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ऐसा ऑप्शन देखने जाएँ तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2017 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की विद्युत माप के लिए विभव मापी एक यथार्थ तथा बहुमुखी युक्ति है, क्योंकि इस विधि में शामिल होता है। तो विभव मापी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले विभव मापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। इसमें करते क्या है, इसमें अपन क्या करते हैं कि जो अज्ञात विभवांतर होता है यानी अज्ञात विद्युत वाहक बल होता है, उसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि अज्ञात विद्युत वाहक बल की तुलना विभव मापी के तार पर ज्ञात विभवांतर से करते हैं। और इस वाली स्थिति में जो गैल्वेनोमीटर होता है यानी जो धारा मापी होती है उसमें कोई विक्षेप नहीं होना, तब अपन तुलना करेंगे। यानी विक्षेप तब नहीं होता जब अपन कहें कि धारा बही नहीं, और धारा तब नहीं बहती जब विभवांतर क्या हो यानी 0, यानी दोनों तरफ विभव क्या हो बराबर हो। तो उस स्थिति में
अज्ञात विभवांतर, जो अज्ञात विभवांतर होता है वो तार पर ज्ञात विभवांतर के बराबर होता है, और इस वजह से अपन कह सकते हैं कि धारा नहीं बहेगी, तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा, और उस केस में अपन इसको ज्ञात कर लेते हैं अज्ञात को। तो इस तरीके से यही इसका सिद्धांत है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, विभव प्रवणता नहीं, गैल्वेनोमीटर से धारा के प्रभावित न होने की स्थिति में अपन ज्ञात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2016 का क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाए गए आरेख में बिंदुओं ए तथा बी के बीच विभवांतर यानी वी ए माइनस वी बी क्या होगा। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे दिया है जो वी ए है, धारा इधर जा रही है कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहेगी, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, बैटरी के प्लस माइनस यहाँ से पहले ही लगा रखे हैं, यहाँ पे अपन कह सकते हैं प्लस और यहाँ पे माइनस। अब इसको अपने को लिखना आना चाहिए, तो अपन इस तरीके से लिखते हैं, देखो वी ए, और अपन कहेंगे यहाँ पे बाद वाले साइन लेंगे माइनस, और अपन कह सकते हैं यहाँ का विभवांतर लिखें तो v बराबर आई इंटू आर होता है, तो आई कितना है 2 है, आर कितना है 2 है। यहाँ पे अपन बैटरी का बाद वाला लिखें तो -3 हो गया, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इस प्रतिरोध के अनुदिश क्या होगा विभवांतर, तो आप कहोगे v बराबर आई इंटू आर, तो इसमें वापस आई कितना है 2, आर कितना है 1, और बराबर क्या हो जाएगा वी। अब अपन इसको सोल्व करें तो वी ए माइनस वी बी, ये अपन कहें आगे जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, 3 7, 7 और 2 9, तो आंसर आएगा प्लस का 9 वोल्ट। तो प्लस का 9 वोल्ट, तो अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। माइनस का 9 वोल्ट इसने दिया ही नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। हाँ तो आप देख रहे हैं अपन नीट 2016 का क्वेश्चन में बोला है कि एक फिलामेंट बल्ब है जिस पे लिखा हुआ है 500 वोल्ट और 100 वोल्ट को 230 वोल्ट की मेन सप्लाई में प्रयुक्त किया जाना है। इसके श्रेणी क्रम में कैपिटल आर प्रतिरोध जोड़ने पर यह बल्ब पूर्णतः ठीक कार्य करता है और 500 वोल्ट शक्ति लेता है, तब आपको बताना है कि कैपिटल आर का मान क्या होगा। तो चलिए इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। अपन कह सकते हैं एक बल्ब होगा, ये बल्ब यहाँ पे जुड़ा हुआ है और इस बल्ब पे जो लिखा हुआ है ये रहा। अब क्या करते हैं कि इसके श्रेणी क्रम में एक कैपिटल आर का प्रतिरोध जोड़ देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं एक बैटरी से, और इस बैटरी का जो वोल्टेज आपको दिया गया है वो दे रखा है 230 वोल्टेज। इसमें से कुछ प्रतिरोध को मिलेगा, ठीक से कार्य करता है, तो अपन कह सकते हैं कि इस बल्ब को जो मिला है वो मिल गया 100 वोल्ट। बाकी जो बच गया वो किसको मिल गया, प्रतिरोध को, तो 130 वोल्ट। अब आपको बताना है कि इस आर का मान क्या होगा। सबसे पहले अपन देखिए बल्ब के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो बल्ब के लिए कैलकुलेशन करें तो अपन कह सकते हैं कितनी शक्ति ली इसने शक्ति ली 500 वोल्ट। तो P बराबर अपन फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो अपने पास वोल्टेज ड्रॉप यानी विभव पतन इसमें दे रखा है, तो P बराबर V इंटू आई सही रहेगा। तो P का मान कितना दिया है 500, V का मान अपन कह सकते हैं 100, तो अपन कह सकते हैं धारा कितनी आ जाएगी, यहाँ से धारा आ गई I बराबर 5 एम्पियर। तो अपन कह सकते हैं कि इस परिपथ में धारा 5 एम्पियर है, तो प्रतिरोध में से भी धारा कितनी जाएगी, 5 एम्पियर ही जाएगी। तो अपन कह सकते हैं ये वाली जो धारा है उस धारा का मान जो है वो कितना है 5 एम्पियर है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो 5 एम्पियर धारा आई, तो अब यहाँ पे विभव पतन कितना है 130। तो ये वाले जो समीकरण अपन लगा रहे हैं वो किसके लिए लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं प्रतिरोध के लिए। तो प्रतिरोध के लिए अपन समीकरण लगाएं तो वो दोबारा से लिख सकते हैं V बराबर आई इंटू आर। V कितना है प्रतिरोध के, तो 130 वोल्ट है। आई अपन कह सकते हैं 5 है इंटू आर, तो आर बराबर कितना आ गया 130/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 26, और प्रतिरोध कैलकुलेट कर रहे हैं तो ओम, तो 26 ओम इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। हाँ तो अब अपन देख रहे हैं नीट 2016 का क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी प्रतिरोध कैपिटल आर से बहने वाले आवेश टी के साथ विचरण इस तरीके से दिया गया है, जहाँ पर ए व बी धनात्मक नियतांक है, तब आपको बताना है कि कैपिटल आर में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो अपन जानते हैं कि ऊष्मा जो होता है वो एच बराबर क्या होता है I² इंटू RT होता है, लेकिन वो तो तब होता है जब आपका धारा क्या हो, नियत हो। सबसे पहले आपको धारा देखनी चाहिए कि धारा का मान क्या आएगा। तो आप कह सकते हैं कि I बराबर क्या होता है dQ/dt, यानी जो भी आपको Q दे रखा है उस Q का एक बार अवकलन करोगे तो आप कह सकते हो AT का अवकलन A हो जाएगा, क्योंकि A नियतांक है, बाहर रह गया, T का अवकलन 1 हो गया, माइनस B का B रह गया, और T² का अवकलन हो गया 2T, तो इसको लिख सकते हो 2BT। तो ये तो आ गया I। लेकिन अपने को पता क्या करना था, इसमें उत्पन्न ऊष्मा। तो उत्पन्न ऊष्मा का फॉर्मूला लिखें तो अपन कह सकते हैं H बराबर इंटीग्रेशन I² RdT। ये होता है कब, जब I वेरिएबल हो, और I अपन कह सकते हैं वेरिएबल है। तो चलिए इसके मान रखते हैं। तो अपन कहेंगे जब I का मान यहाँ पे अपन रखेंगे और I का होल स्क्वायर भी करना होगा, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे देखो A - 2BT का होल स्क्वायर,
इंटू आर डी टी। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी लिमिट की, कि भाई लिमिट कहाँ से कहाँ, यानी जो ये उत्पन्न ऊष्मा है, ऊष्मा जो उत्पन्न होगी वो किस समय अंतराल के लिए उत्पन्न होगी। तो अपन कह सकते हैं जब तक धारा बहेगी तब तक ये ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं कि धारा शून्य कब होगी, यानी अपने को चेक करना है कि आई बराबर जीरो। तो आई बराबर जीरो किस समय पे होगी, तो इसके लिए टी पता करना होगा। तो जो भी आपका आई का फलन आया है, आई बराबर ए माइनस टू बी टी, तो ए माइनस टू बी टी बराबर क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो टी का मान यहाँ से आ जाता है ए बटा दो बी। तो यहाँ से टी बराबर आया ए बटा दो बी। अपन कह सकते हैं जो ऊष्मा उत्पन्न होना स्टार्ट हुई हो जीरो पे, और अंत कहाँ पे होगा, जब तक इसकी धारा शून्य हो जाएगी। तो धारा शून्य होने में समय लगेगा ए अपॉन टू बी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अपन कहेंगे लिमिट आपको मिल गई है, अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो। तो इसका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला होगा। तो ए स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे चार बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू ए बी की तरह। तो अपन कह सकते हैं माइनस टू ए बी कहें तो चार ए बी इंटू टी, इस तरीके से आएगा। अभी भी इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन नहीं हुआ है, तो समाकलन अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जीरो से ए अपॉन टू बी तक और फिर डी टी। चलिए समाकलन मैं बता देता हूँ। तो समाकलन जब करेंगे तो अपन कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इंटू टी प्लस फोर बी स्क्वायर नियतांक हो गया, टी स्क्वायर का अवकलन होगा टी क्यूब बाई थ्री, माइनस चार ए बी नियतांक हो गया, टी का अवकलन होगा टी स्क्वायर बाई टू। और इसमें लिमिट आप रख देना जीरो से लेके ए अपॉन टू बी। जब इसको आप सोल्व करेंगे अच्छे से तो जो उत्तर आएगा वो मैं लिख देता हूँ ए क्यूब इंटू आर अपॉन सिक्स बी। तो इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी भी है, लेकिन अपन कह सकते हैं कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। आपको कुल उत्पन्न ऊष्मा लिखनी है, तो कुल उत्पन्न ऊष्मा का सामान्य फॉर्मूला जानते हैं कि एच बराबर आई स्क्वायर इंटू टी होता है। लेकिन ये कह सकते हैं जब आई नियत हो तब हो, लेकिन इसमें आई कैसी है, परिवर्ती है। तो उस केस में अपन ने इंटीग्रेशन की सहायता ली। तो सबसे पहले आई आना चाहिए, तो क्यू से आई निकालना सिंपल है, डी क्यू बाई डी टी। फिर आपको लिमिट की जरूरत पड़ेगी, तो अपन कह सकते हैं उत्पन्न ऊष्मा तब तक होगी जब तक धारा शून्य नहीं होती। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विभव मापी के तार की लंबाई आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर तथा इसके सिरों के बीच कोई नियत विभवांतर बनाए रखा गया है, यानी इसको किसी बैटरी के साथ जोड़ा गया है। अब क्या कर रहा है कि दो सेलों को श्रेणी क्रम में पहले एक दूसरे की सहायता करते हुए और फिर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में संयोजित किया गया है। इन दोनों प्रकरणों में शून्य विक्षेप स्थिति तार के धनात्मक सिरे से 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होती है। तो दोनों सेलों के ईएमएफ का अनुपात क्या होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो दोनों सेल अपन ने जोड़े हैं, जैसे यहाँ पे जोड़े हैं, पहले क्या है एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, यानी उनके जो पॉजिटिव पॉजिटिव है वो अपन कह सकते हैं सेम डायरेक्शन की तरह है, यानी इस तरीके से जोड़े गए होंगे। जैसे पहला ये है और दूसरा ये, तो ये एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। और अपन कह सकते हैं इनको ऐसे जोड़ दें कि ये ऐसे का ऐसे है और उसको अपन कहते हैं कि इस तरीके से जोड़ा है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। तो इस केस में अपन कह सकते हैं दोनों जुड़ेंगे तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, सहायता कर रहे हैं। और इसके केस में अपन कह सकते हैं विपरीत है, यानी विरोध कर रहे हैं। अपन जानते हैं कि जो E होता है वो समानुपाती किसके होता है, जो लंबाई अपने को प्राप्त होती है उसके होता है। तो पहले केस में अपन कहेंगे E1 प्लस E2 बटा में E1 माइनस E2। सहायता वाले केस में अपन कह सकते हैं जो लंबाई प्राप्त हो रही है वो 50 है और विरोध वाले केस में कह रहे हैं 10 है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपन कह सकते हैं जीरो से जीरो चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यानी गुणा कर दीजिए। तो अपन कहेंगे देखो गुणा करेंगे तो E1 प्लस E2 यानी 1 से गुणा हुआ, और यहाँ पे कह सकते हैं 5 से गुणा हुआ तो 5 E1 माइनस 5 E2। तो इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं तो E1 को इधर भेज दें तो 4 E1 हो गया, और 5 को इधर ले आएँ तो अपन कह सकते हैं 6 E2 हो गया। अपने को चाहिए इनका अनुपात, तो E1 बटा E2 आप कह सकते हैं 6 बटा 4, यानी उत्तर आ गया 3 बटा 2। और ऐसा ऑप्शन देखने जाएं तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल एल लंबाई के एक विभवमापी तार तथा एक प्रतिरोध स्मॉल आर को श्रेणी क्रम में E0 EMF की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है उससे जोड़ा गया है। तो चलिए इसके लिए डायग्राम देखते हैं। अपन कह सकते हैं एक बैटरी लेते हैं, इस बैटरी का EMF E0 दिया गया है और इसका आंतरिक प्रतिरोध आपको R1 बता रहा है। अब क्या कर रहा है कि इससे एक तार को जोड़ा जाता है जो विभवमापी तार है, और इस तार की जो लंबाई है वो कैपिटल एल है और इसका जो प्रतिरोध है वो स्मॉल आर है। अब इसके आगे क्या कह रहा है कि इस विभवमापी की एल लंबाई पर किसी अज्ञात ईएमएफ कैपिटल
ई के लिए संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो कह सकते हैं इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुई है कि यहाँ पे कोई बैटरी होगी जिसका ईएमएफ ई है जो कि अज्ञात है, और इसके लिए जो इसके तार पे जो संतुलन लंबाई प्राप्त होती है वो लंबाई यहाँ पे प्राप्त होती है, और ये अपन कह सकते हैं कि लंबाई एल है। इस केस में आप अच्छे से जानते होंगे कि संतुलन के केस में अपन कह सकते हैं जो धारा बहेगी वो इस वाले परिपथ की इसी में बहेगी। तो सबसे पहले अपन धारा का मान निकाल लेते हैं कि धारा क्या होगी। तो अपन कह सकते हैं आई बराबर बात करें इसके लिए तो इसमें अपन कह सकते हैं ई नोट ई एम एफ है, बटा कुल प्रतिरोध की बात करें तो R1 प्लस आर हो गया, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है कि विभव प्रवणता कैलकुलेट कर लेते हैं। विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता का परिभाषा अपन कह सकते हैं कि एकांक लंबाई में विभव का पतन। विभव प्रवणता क्या होगी? एकांक लंबाई में विभव का पतन। तो अपन कह सकते हैं देखो इसमें धारा तो आपको मिल गई कि धारा इस तरीके से जाएगी, कितनी जाएगी? आई जाएगी। तो इसमें अपन कहेंगे इतनी लंबाई में विभव पतन कितना होगा? तो आप कह सकते हैं इसमें आई इंटू आर हो जाएगा। तो इसमें विभव पतन हो गया आई इंटू आर, और आप कह सकते हैं कि विभव प्रवणता का डेफिनेशन होता है एकांक लंबाई में विभव पतन तो कैपिटल एल से भाग देते। सही है, ये समझ में आ गया। तो विभव प्रवणता अपन ने निकाल ली। अब अपने को चाहिए ई का मान। तो ई के लिए अपन क्या कह सकते हैं, देखो ई बराबर होता है कि ये वाला जो विभव पतन है वो इतनी सी लंबाई में निकालना है। ये क्या है? ये इस पूरी लंबाई में विभव पतन है। तो अपन कह सकते हैं कि एल लंबाई में इतना विभव पतन, तो एकांक में कितना? आई आर बाई एल। तो स्मॉल एल में अपने को पता करना है, तो आप लिख सकते हैं कि स्मॉल एल लंबाई में विभव पतन देखना है। तो आप कह सकते हैं विभव प्रवणता जो भी मान आया है उस विभव प्रवणता को गुणा किससे कर देंगे? स्मॉल एल से। तो इसका आंसर आ जाएगा आई इंटू आर बटा एल, और गुणा में कितनी लंबाई में? स्मॉल एल में। चलिए इसके मान रख देते हैं। तो आई का मान क्या आएगा? आई का मान आपके सामने लिखा है ई नोट R1 प्लस आर, और ये तो हो गया आई, इंटू आप कह सकते हैं स्मॉल आर, ठीक है, बटा कैपिटल एल, और इंटू स्मॉल एल। ऐसे ऑप्शन देखने जाएं ई नोट आर एल अपॉन R1 प्लस आर इंटू एल। तो अपन कह सकते हैं देखो ई नोट आर इंटू एल ये सही है ऊपर, आर प्लस R1 इंटू एल ये सही है। इसमें क्या गलती है? तो अपन कह सकते हैं कैपिटल एल लिखा है, इसमें कैपिटल एल लिखा है, इसमें ये वाला मैच ही नहीं कर रहा। तो अपन कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं नीट 2015 का। क्वेश्चन में कह रहा है कि समान माप के धातु के दो तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। माप का मतलब अपन कह सकते हैं कि इसका लंबाई एल और एल रहा होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए और ए रहा होगा। इन धातु के तारों की चालकता आपको दे रखी है सिग्मा 1 तथा सिग्मा 2। तो इस संयोजन की चालकता क्या होगी? अपन बात करें श्रेणी संयोजन में, श्रेणी संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होगा आर, उसका मान हो जाएगा R1 प्लस R2। तो इस तरीके से ये तुल्य प्रतिरोध हुआ। लेकिन अपने को जो मान या उत्तर जो दिए हैं वो सिग्मा के रूप में दिए है। तो अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं कि आर बराबर रो एल अपॉन ए, और आप जानते होंगे रो को कहलाता है प्रतिरोधकता, जो कि सिग्मा इसका सिग्मा बराबर 1 बटा रो होता है, ये जानते हैं। यानी अपन कह सकते हैं चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो इस फॉर्मूले को अपन लिखना चाहें तो एल बटा सिग्मा ए हो जाएगा। तो चलिए R1 का मान लिखते हैं। तो R1 का मान लिखें तो लंबाई कितनी है? एल, उसके लिए चालकता सिग्मा 1 और क्षेत्रफल ए। दूसरे में भी बोला है कि माप तो समान है तो इसकी लंबाई भी एल होगा, सिग्मा 2 होगा, और इसका क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए होगा। अब इन दोनों को जोड़ें तो अपन कह सकते हैं कि संयोजन में एल और एल कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। सिग्मा तो अपने को पता करना है, और क्षेत्रफल अपन कह सकते हैं कॉमन रहेगा। जिस तरीके से इस तरीके से ये प्रतिरोध है ऐसे ये जुड़ेंगे तो अपन कहेंगे क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 2 बटा सिग्मा, क्योंकि एल ए और एल ए तो सभी से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 1 बटा सिग्मा 1 प्लस 1 बटा 2 1 बटा सिग्मा 2। यहाँ से जब इसको अपन सॉल्व करें तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं एलसीएम ले लो, सिग्मा 1 गुणा में सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और 2 बटा सिग्मा। आपको चाहिए सिग्मा का मान, तो सिग्मा बराबर आप कह सकते हो रो 1 इंटू रो 2 अपॉन रो 1 इंटू रो 2 और 2 से गुणा अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ऐसा ऑप्शन देखने जाएंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो आगे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि किसी परिपथ में 30 वोल्ट की एक बैटरी, 40.8 ओम का एक प्रतिरोध तथा एक एमीटर सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध आपको दे रखा है 480 ओम, और इससे जुड़े हुए शंट का जो प्रतिरोध है वो 20 ओम है, तो अमीटर का पाठ्यांक आपको बताना है। तो सबसे पहले इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम की बात करें तो अपन कह सकते हैं एक बैटरी है, और बैटरी अपन बना लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बैटरी यहाँ पे बना लेते हैं जिसका वोल्टेज आपको दे रखा है 30 वोल्ट। अपन कह सकते हैं इसके आगे एक प्रतिरोध रहा होगा, इस प्रतिरोध का मान भी दे रखा है आपको 40.8 ओम। अब इसके श्रेणी क्रम में अमीटर है,
तो अपन कह सकते हैं कि अमीटर के केस में देखो, अमीटर कुंडली का प्रतिरोध कितना है 480। तो इसको अपन देखें, ऐसे बनाते हैं कि अमीटर के केस में जो अमीटर कुंडली है उसके लिए अपन कह रहे हैं जो प्रतिरोध है उसको आर ए नाम दे देते हैं, जिसका वैल्यू है 480 ओम। और एक शंट जो बोला है वो इसके समांतर क्रम में रहा होगा, तो इसमें समांतर क्रम में अपन जोड़ दें, कितने का है तो वो आपका है 20 ओम का। तो ये भी दे रखा है 20 ओम। तो ये तो इस तरीके से हो गया। अब अपन कह सकते हैं कि इसको आगे इस तरीके से वापस ऐसे परिपथ को पूर्ण कर देते हैं। अब आपको पूछा गया है अमीटर का पाठ्यांक, तो अपन कह सकते हैं अमीटर का पाठ्यांक तो इसमें से जाने वाली धारा ही होगा। तो धारा तो तब आएगी ना जब आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लोगे। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले देखिए 480 और 20 किस में समांतर में, तो इससे तुल्य प्रतिरोध की गणना करते हैं। तो अपन कह सकते हैं दो प्रतिरोध यदि किस में हो, इस तरीके से समांतर में हो, तो तुरंत ही आंसर आ सकता है। कैसे आंसर आएगा, तो अपन कह सकते हैं 480 गुणा में 20 और बटा में अपन कह सकते हैं 480 प्लस 20। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, अपन कह सकते हैं 480 इंटू 20 और बटा में नीचे आएगा 500। और 500 से अपन कह सकते हैं 2 जीरो चले जाएंगे, 48 इंटू 2 होगा 96 और 96 बटा 5 आप कह सकते हैं 19.2 ओम होगा। ये 19.2 ओम और ये 40.8 ओम आप जोड़ोगे तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा आपका 60 ओम। तो इस तरीके से अब इसका कुल प्रतिरोध संयोजन का कितना हुआ 60 ओम। और इससे जो बैटरी जुड़ी है उसका अपन कह सकते हैं ईएमएफ है 30 वोल्ट। तो आई बराबर अपन क्या कह सकते हैं, आई बराबर वी बाई आर। और वी के लिए अपन बोलें तो कह सकते हैं 30 और आर का वैल्यू 60, तो 1/2 यानी 0.5 एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर आएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नगर से विद्युत शक्ति को 150 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य नगर तक तांबे के तारों के द्वारा भेजा गया है। ये तो बता दिया। अब कह रहे हैं कि प्रति किलोमीटर विभव पतन कितना है, 8 वोल्ट है प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में विभव पतन कितना हो जाएगा 8 वोल्ट होगा। तो अपन कुल विभव पतन निकाल लेते हैं। तो विभव पतन कुल कितना निकालेंगे, 1 किलोमीटर में 8 तो 150 किलोमीटर में कितना, तो आप कह सकते हैं 150 गुणा 8, ये आपका कुल विभव पतन आ गया। बात करें आर की, तो आर कह रहा है कि प्रति किलोमीटर औसत प्रतिरोध कितना है 0.5 ओम है। तो अपन कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर का जो प्रतिरोध है वो 0.5 है, तो 150 का कितना होगा, तो अपन कह सकते हैं 150 इंटू 0.5, तो अपन कह सकते हैं यह होगा आपका 75 ओम। इस तरीके से आ गया। अब आपको पूछा है कि तार में शक्ति से यानी शक्ति की हानि कितनी होगी, तो अपन कह सकते हैं अपने पास V है, अपने पास R है, तो शक्ति का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर V² बाय R। V² कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 150 गुणा में 8 का होल स्क्वायर बटा में R का मान अपन कह सकते हैं 75 होगा। इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं जिससे अपना आंसर आ जाए। तो अपन कह सकते हैं 150 गुणा 150 इंटू 8 गुणा 8 अपन कह सकते हैं 64 बटा 75 और इसको भाग देंगे तो अपन कह सकते हैं 2 बचेगा और ये आपका हो गया 300। तो P बराबर आप कह सकते हैं कि 300 गुणा में 64 हो गया। और जब 64 गुणा 3 करोगे, 64 गुणा 3 करोगे तो आएगा 192 और 2 जीरो और रह गए। ठीक है, इस तरीके से ये किस में आएगा, वोट में आएगा, लेकिन किलो वोट में दे रखा है तो 2 जीरो यहाँ रहे, एक ये और ले लेंगे तो अपन कह सकते हैं कि 19.2 किलो वोट इसका शक्ति व्यय होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी अमीटर में मुख्य धारा का 0.2% भाग गैलोनमीटर कुंडली से गुजरता है। यदि गैलोनमीटर की कुंडली का प्रतिरोध जो है वो कैपिटल G है, तो इस अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए इसके लिए डायग्राम देखते हैं। अपन कह सकते हैं यहाँ से आ रही होगी मुख्य धारा, जिसका मान लेते हैं कि कैपिटल I है। इसके आगे अपन कह सकते हैं यहाँ पे जुड़ा होगा गैलोनोमीटर और ये गैलोनोमीटर का हो गया प्रतिरोध कैपिटल G। अब कह सकते हैं यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसमें शंट जुड़ा होगा जिसका प्रतिरोध अपन S से दर्शा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपका बन गया कौन सा, अमीटर। इसमें कह रहा है कि जो मुख्य धारा I है वो I का 0.2% कहाँ से गुजरता है, गैलोनोमीटर कुंडली से। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ से जो गुजरने वाला भाग है वो 0.2% है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि I जो है वो मुख्य धारा है, मुख्य धारा का 0.2% अपन निकालें तो कह सकते हैं 0.2 और परसेंट को हटाने के लिए अपन भाग करेंगे 100 से। तो ये जो उत्तर आएगा वो आपका आ जाएगा I/500। ये आया I/500। अब देखो यहाँ से अब कितना बच गया, तो अपन कह सकते हैं I/500 है, तो यहाँ से बच गया मुख्य धारा और मुख्य धारा में से I/500 इधर चला गया। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे LCM आएगा 500, ऊपर 500 में से एक गया तो ये आएगा आपका 499 I/500।
ठीक है, ये तो अपन ने धारा पता कर ली, लेकिन अपने को पूछा क्या है, एमीटर का प्रतिरोध। जी तो आपके पास है, एस का मान भी अपन जी के रूप में निकाल लेते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो शिरा है और ये वाला शिरा है, ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ पे ये समांतर क्रम में है, तो अपन कह सकते हैं विभवांतर क्या होगा, इनके बीच में सेम होगा। तो इस वजह से अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसा संबंध लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अपन कह सकते हैं कि आई किसका, गैल्वेनोमीटर कुंडली का और उसका प्रतिरोध। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आई किसका, शंट का और इसी का प्रतिरोध। ऐसे लिख सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ये समांतर क्रम में होने की वजह से सेम विभवांतर रखते हैं। तो चलिए इसके केस में अपन कह सकते हैं आई ये कितना होगा, तो ये होगा आई बटा 500 गुणा में जी, और ये कितना होगा, ये होगा 499 आई बटा 500, और यहाँ पे होगा एस। तो यहाँ से अपन बात करें तो 500 से 500 कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ से जो एस का मान आएगा वो मान कितना आ जाएगा, देखो आई से आई भी चला गया, तो वो आ जाएगा जी बटा 499, जी बटा 499। लेकिन अपने को चाहिए कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध के केस में अपन कह सकते हैं जी और एस तो किस में, समांतर में। तो अमीटर का कुल प्रतिरोध मैं यहाँ पे निकालूँ तो मैं कह सकता हूँ कितना आएगा, तो वो आपका आंसर होगा जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। तो लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मान रखना पड़ेगा, तो जी को जी रहने दें, एस का मान आप रख सकते हैं जी बटा 499, और यहाँ पे कह सकते हैं जी और एस का मान रख सकते हैं जी बटा 499। आप कह सकते हैं जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 499 एलसीएम आएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पे अपन 499 प्लस 1 करें तो 500 हो जाएगा, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जी का होल स्क्वायर हो गया, एक जी नीचे कॉमन भी आएगा। सोल्व आप कर लेना, तो सोल्व करने के बाद जी बटा 500 इसका सही उत्तर आएगा। तो इस तरीके से एमीटर का कुल प्रतिरोध होगा जी बटा 500, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। हाँ तो दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कह रहा है कि किसी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त एक विभवमापी तार की लंबाई 4 मीटर है। इसके सिरों से जुड़ी हुई मुख्य बैटरी का विद्युत वाहक बल आपको दे रखा है 2 वोल्ट। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। दिए गए सेल के सिरों पर जोड़े गए प्रतिरोधक आर का प्रतिरोध अनंत और 9.5 ओम है। तब आपको संतुलन लंबाइयां क्रम से 3 मीटर तथा 2.85 मीटर है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ये अपन प्रयोग में अच्छे से करते हैं, और इसके बाद इसका फॉर्मूला भी अपन जानते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर अपन जानते हैं L1 बटा L2 और -1 और गुणा में लिख सकते हैं आर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका डायरेक्ट अपन यूज यहाँ पे कर लेते हैं। L1 बताइए कितना है, तो आप कहोगे 3 मीटर, तो 3 लिख लेते हैं। L2 आप कह सकते हैं कि 2.85 -1 गुणा में आर का मान अपन कह सकते हैं 9.5 ओम। अब इसको सॉल्व करो तो आप कहोगे कि आर बराबर, यहाँ से अपन क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 2.85, ठीक है, 3 में से 2.85 गए तो कहेंगे 0.15, और गुणा में होगा 9.5। जब इसको सॉल्व करोगे तो आर बराबर आपका आ जाएगा 0.5 ओम। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना आएगा, 0.5 ओम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे वाला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं जो कि है मीटर सेतु का। क्या बोल रहा है, किसी मीटर सेतु की 2 भुजाओं का प्रतिरोध 5 ओम तथा आर ओम है। ये दे रखा है कि 5 ओम ये है, आर ओम ये है। जब प्रतिरोध कैपिटल आर से समांतर क्रम में एक आर का अन्य प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो नया संतुलन बिंदु 1.6 L1 पर प्राप्त होता है, तब प्रतिरोध आर का मान क्या होगा। देखिए 2 यहाँ पे केस है। पहला केस जो आपको डायग्राम में बना के दे रखा है वही है। इसी केस में अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 5 बटा में L1, यहाँ पे संतुलन लंबाई L1 प्राप्त हुई है जो डायग्राम में दे रखा है, बराबर कह सकते हैं कि इधर का प्रतिरोध R1 है और इधर की लंबाई 100 माइनस L1 है। इसको अपन बोल सकते हैं कि ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 अपन देखें तो दूसरे केस में क्या बोला है कि इस R के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध और जोड़ देते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R बटा 2। तो इस केस में ये 5 तो चेंज नहीं हो रहा, तो अपन कह सकते हैं कि दूसरे केस में इसका समीकरण लिखें तो अपन बड़े आराम से लिख सकते हैं 5 बटा में, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1.6 L1 पे प्राप्त होती है, तो यहाँ पे अब रख सकते हैं 1.6 L1 बराबर क्या लिखोगे, तो R और R समांतर में आने की वजह से R बटा 2 हो गया, और R बटा में 2 को नीचे लिख देते हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 100 माइनस 1.6 इंटू L1 होगा। ठीक है, अब अपने को क्या वैल्यू पता करना है, R का वैल्यू पता करना है। अपने को क्या करना चाहिए, समीकरण 1 और 2 का भाग लगा दीजिए। तो 1 बटा 2 करें तो अपन कह सकते हैं कि समीकरण का ऐसे भाग लगाएंगे तो बाहर बाहर वाले गुणा हो जाएंगे और अंदर अंदर वाले गुणा हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो यहाँ से देखो 1.6 का चला जाएगा ऊपर, L1 से L1 कट जाएगा और 5 से 5 भी कट जाएगा इस में, तो ऊपर कितना जाएगा 1.6
ठीक है भाई, ये आ गया। और नीचे अपन कह सकते हैं 1 होगा। और यहाँ पे देखो R से R कैंसिल आउट हो गया तो, और ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुणा में 100 माइनस 1.6 L1 बटा में कह सकते हैं कि 100 माइनस L1, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इस 1.6 को क्या लिख सकते हैं, क्या 16/10 लिख सकते हैं। तो इस 1.6 को अपन लिख सकते हैं 16/10, यानी इसकी जगह 16/10 लिखेंगे। और ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये आ गया आपका 8/10। 8/10 और बराबर यहाँ पे तो एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रह गया, यानी 1.6 L1। और यहाँ पे आप कह सकते हैं 100 माइनस L1। अब इसको क्या करिए, गुणा करिए आपस में, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे ना आप, तो जो L1 का मान आएगा ना वो प्राप्त होगा आपको 25। L1 का मान कितना होगा, 25। तो आप कह सकते हैं कि L1 का मान 25 आ गया, लेकिन अपने को तो R का मान पूछा है। तो समीकरण नंबर 1 की दोबारा सहायता ले लो। तो समीकरण 1 में देखो, आप कह सकते हो 5, L1 का मान अपन ने निकाला 25 बराबर R/100 माइनस 25। आप कह सकते हो ये 25 होगा और ये 75 होगा, तो ये कितने से चला जाएगा, 3 से। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 ओम। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि R का मान जो होगा वो 15 ओम होगा। तो अपन कह सकते हैं इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी चीज़ें बिल्कुल आसान थी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए अब देखते हैं नीट 2013 का क्वेश्चन में कह रहा है कि 2.1 वोल्ट का एक सेल 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध से 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित करता है, तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए अपन डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में देखें तो एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान दे रखा है 10 ओम। इससे एक बैटरी जुड़ी है और इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो दे रखा है 2.1 वोल्ट। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, जिसका मान अपने को पता ही करना है। और इस तरीके से ये परिपथ बन गया। परिपथ में से बहने वाली धारा का मान भी दे रखा है, कितना है, 0.2 एम्पियर। तो अपन कह सकते हैं बहने वाली धारा I बराबर कितना होगा, V बटा में R तुल्य, V बटा में R तुल्य। अब अपन कह सकते हैं कि V बटा में R तुल्य है, तो I का मान कितना है, 0.2। 0.2 को लिख सकते हो 2/10। V आप कह सकते हो 2.1 और R अपन कह सकते हैं तुल्य कितना होगा, 10 प्लस स्मॉल r। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, आपस में गुणा कर दें ऐसे और ऐसे, तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो कि 2 × 10 20 प्लस 2r बराबर कितना हो गया, 21। तो आप कह सकते हैं 2r बराबर 1, तो r बराबर हो गया 1/2, यानी 0.5 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु है जिसकी 4 भुजाएं P, Q, R तथा S के प्रतिरोध आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इससे जुड़े सेल का ईएमएफ भी आपको बता रखा है 7 वोल्ट है और इसका आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है। गैलोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। तो सेल के द्वारा बहने वाली विद्युत धारा का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं किसको, व्हीटस्टोन सेतु को। तो व्हीटस्टोन सेतु के केस में अपन कह सकते हैं कि 4 प्रतिरोध P, Q, R, S बनाएंगे। तो जो सबसे पहले वाला है उस प्रतिरोध को अपन यहाँ पे बना लेते हैं, जो P है और P का मान दे रखा है 10 ओम। इसी तरीके से यहाँ पे अपन बना लेते हैं Q प्रतिरोध, और Q प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है, तो आप कहोगे Q का मान दे रखा है 30 ओम। इसी तरीके से यहाँ से अपन और जोड़ें तो ये वाला, जैसे ये वाला प्रतिरोध होगा, इसको अपन बोल सकते हैं R प्रतिरोध, जिसका मान भी 30 ओम दे रखा है। और इस तरीके से इसको यहाँ से अपन पूर्ण कर दें तो ये वाला जो है कौन सा बच गया फिर, S, जिसका मान दे रखा है 90 ओम। ठीक है, अब बारी आती है बैटरी की। तो बैटरी को अपन यहाँ से जोड़ देते हैं ऐसे। बैटरी का विद्युत वाहक कितना है, तो आप कहोगे इसमें दे रखा है 7 वोल्ट और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी दे रखा है कितना, 5 ओम। इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। अब बारी आती है गैलोमीटर की। गैलोमीटर को जोड़ देते हैं यहाँ पे और इस गैलोमीटर का प्रतिरोध भी है, उसको भी बना देते हैं। कितना है, तो आप कहोगे इसका दे रखा है 50 ओम। यदि व्हीटस्टोन सेतु जो संतुलन में हुआ तो गैलोमीटर से कोई धारा नहीं बहेगी और इस प्रतिरोध को अपन यहाँ से हटा देंगे। तो सबसे पहले अपन संतुलन की बात करें तो संतुलन के लिए अपन कह सकते हैं कि P/Q बराबर होना चाहिए, P/Q बराबर होना चाहिए R/S। तो बताओ P का मान कितना है, तो आप कहोगे 10। Q का मान बताओ, तो आप कहोगे 30। तो अपन कह सकते हैं 10/30 1/3 आ गया। इसी तरीके से अपन बात करें R/S की, तो R आपका 30 है और S आपका 90 है, तो ये भी 1/3 आया। तो दोनों बराबर हुआ। तो व्हीटस्टोन क्या हुआ, संतुलन में हुआ। और व्हीटस्टोन जब संतुलन में होता है तो गैलोमीटर से कोई धारा नहीं बहती, तो इसको अपन यहाँ से हटा देंगे। इसको हटाते ही अपन कह सकते हैं कि ये वाला 10 और 30 किस्म हो गए श्रेणी में, और श्रेणी क्रम में 10 और 30 कितना हो जाएगा, 40, और ये 30 और 90 हो जाएगा 120। तो अपन कह सकते हैं देखो इसके केस में ऊपर की तरफ कितना बन गया, ऊपर की तरफ बन गया आपका 40 ओम, और यहाँ पे नीचे की तरफ कितना बन गया, 120 ओम,
और यहाँ पे बैटरी जुड़ी है और इस बैटरी का विद्युत वाहकबल और आंतरिक प्रतिरोध आपको दे रखे हैं। तो इसमें कह सकते हैं 7 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम। अब 40 और 120 का अपन तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं समांतर क्रम में तुल्य क्या होता है, 40 × 120 बटा में 40 + 120 कितना आ जाएगा, 160। अब 0 से 0 चला गया और ये अपन कह सकते हैं 4 से 4 चला जाएगा और अपन कह सकते हैं ये, तो इस तरीके से ये आंसर आया 30। तो इसका 30 आएगा और 30 और ये वाला आपका कितना ओम था, 5 ओम था। तो अपन कह सकते हैं कि इस पथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया 35 ओम। और अपन जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R। तो V का मान कितना है, तो आप कहोगे 7 और R का मान है 35। तो उत्तर आया 1/5 एम्पियर। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर। तो 0.2 एम्पियर इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, तो चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसको खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो नए तार का प्रतिरोध अपने को पता करना है और ऐसा क्वेश्चन अपन 2017 में भी देख चुके हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जिसने नीट 2013 का क्वेश्चन अच्छे से किया उससे 2017 का बड़े आराम से हो गया। इसी केस में बात करें प्रतिरोध की, तो आर बराबर क्या होता है, ρL/A। आर बराबर होता है ρL/A। और अपन कह सकते हैं जब तार को खींचकर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाती है तो तार की लंबाई बढ़ने से इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता है। लेकिन अपन कह सकते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया में आयतन नियत रहता है। तो अब आर का फॉर्मूला अपने को आयतन के रूप में बनाना है जिससे अपन आयतन को नियत रख सकें, और लेकिन लंबाई भी इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि L से गुणा कर देते हैं और L से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि R बराबर कितना हो जाएगा, ρ×L²। और क्षेत्रफल इंटू लंबाई आप कह सकते हैं आयतन है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि R जो समानुपाती है वो L² है। यानी अपने R की निर्भरता देखें L पे, तो वो है R समानुपाती L²। तो यहाँ से बड़े आराम से लिख सकते हो कि R1/R2 बराबर लिख सकते हो L1/L2 का होल स्क्वायर। चलिए R1 का मान बताइए, तो आप कहोगे 4 ओम है। R2 का मान तो अपने को पता करना है। L1 की बात करें तो लंबाई L है, तो दूसरे की लंबाई 2L है का होल स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से 1/4 आएगा और 4 से 4 गुणा होकर अपन कह सकते हैं कि R2 का मान आपका आ जाएगा 16 ओम। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि L² के समानुपाती है, तो L को दुगुना करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो 4 का 4 गुना अपन कह सकते हैं कि 16 ओम होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं 2012 का क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल यानी जिसको अपन EMF भी बोलते हैं वो दे रखा है E, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो इसे एक परिवर्ती प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर जोड़ दिया गया है। यदि प्रतिरोध कैपिटल R का मान बढ़ाया जाए तो R के सिरों के बीच में विभवांतर V का ग्राफ कैसा होगा आपको बताना है। सबसे पहले अपन देखेंगे कंडीशन क्या है। तो अपन कह सकते हैं देखिए, एक प्रतिरोध है कैपिटल R जिसका मान ये बढ़ा रहा है और इसके सिरों पर यहाँ पे जुड़ी है एक बैटरी जिसका अपन कह रहे हैं EMF E है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी है स्मॉल r। ठीक है, ये बातें आपको दी हैं। तो इसके केस में धारा का मान अपन लिखें तो I बराबर कह सकते हैं कि EMF बटा कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये समझ में आया कि I बराबर क्या होता है, V/R। तो इस तरीके से हो गया I। तो यहाँ पे धारा का मान आ गया, लेकिन अपने को क्या चाहिए कि इस जो प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच विभवांतर चाहिए। तो अपन कह सकते हैं इसके सिरों के बीच में विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू इसका प्रतिरोध। तो I का मान तो अपने पास आ चुका था, E/ कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और गुणा में क्या करेंगे, कैपिटल R। अब देखिए अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे कैपिटल R गुणा में भी है और कैपिटल R भाग में भी है, तो अपन डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए आप इसको थोड़ा सा ठीक बनाइए और अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे E और नीचे वाले से R कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब होता है इसमें डिवाइड करना। तो 1 प्लस स्मॉल r बटा कैपिटल R और गुणा में R। तो अपन कह सकते हैं R से R कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं E/1 प्लस स्मॉल r बटा कैपिटल R। अब आप बताइए कि यहाँ पे कैपिटल R के बढ़ाने से I पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं देखो यहाँ पे गौर से देखिए, आप कहोगे इस कैपिटल R को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कैपिटल R को बढ़ाने से ओवरऑल ये जो राशि है वो घटेगी, और ये घटेगी तो अपन कह सकते हैं कि 1 में कुछ राशि घट गई है तो ओवरऑल ये घट गई है, और ओवरऑल घटने से इसमें अपन कह सकते हैं कि विभवांतर का मान बढ़ गया। एक बार और समझा देता हूँ कि जो आपका V आया था उस V को गौर से देखो, E/1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R है। इसमें कैपिटल R का मान क्या करा गया है, बढ़ाया गया है। कैपिटल R बढ़ने से ये वाली जो पूरी राशि है R/ कैपिटल R, ये राशि घट जाएगी। घटने से अपन कह सकते हैं कि नीचे वाला जो ये है ये पूरा का पूरा भाग घटेगा, और जिसका भाग लग रहा है वही राशि पूरी घट जाए तो ओवरऑल V का मान बढ़ जाएगा।
ठीक है, ओवरऑल वी का मान बढ़ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं देखिए ये ग्राफ जो है आपका, वो ग्राफ क्या बता रहा है कि वी का मान आर के बढ़ने के साथ घट रहा है, यानी ग्राफ नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इधर जाने से कैपिटल आर बढ़ रहा है तो वी का मान घट रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से इसमें भी घट रहा है। दूसरा बोला है वी और आर में सरल रेखा होगा। यदि वी समानुपाती आर आ जाता तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी सरल रेखा हो सकती है, लेकिन वी समानुपाती आर जैसा यहाँ पे फलन बन ही नहीं रहा है। तो इस वजह से इसमें बढ़ तो रहा है, लेकिन जो ग्राफ या जो इक्वेशन आई है वो इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें वी समानुपाती आर होता। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो ये हो सकता है कि अपन कह सकते हैं कि इसमें आर बढ़ने के साथ साथ वी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर अपन दे देंगे, आंसर नंबर 1। तो इस तरीके से ये भी अपन कह सकते हैं थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, और अपने को कैलकुलेशन को किस तरीके से हैंडल करना है इस बात को अपने को समझना चाहिए था। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, आरेख में दर्शाए गए परिपथ में शक्ति से आपको दे रखा है 30 वोल्ट ना, तो आर का मान आपको बताना है। कैसे करें, तो अपन कह सकते हैं देखो कैपिटल आर और 5 है, ये किसमें है, समांतर में। तो ये दोनों समांतर में होंगे तो सिंपल सी बात है कि दो समांतर में होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हो, तो आप कहोगे R1 गुणा R2 बटा में R1 प्लस R2। चलिए इस तरीके से कर दो, तो आप कहोगे देखो 5 इंटू आर 5 प्लस आर, तो ये हो गया आपका तुल्य प्रतिरोध। अब बारी आती है कि शक्ति का फॉर्मूला कौन सा, शक्ति के फॉर्मूले 3 है, P बराबर P इंटू आई वी स्क्वायर बटा आर, या फिर आई स्क्वायर इंटू आर। तो आप कहोगे V दिया है तो V वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं। तो V वाला फॉर्मूला देखो तो P बराबर होता है भाई वी स्क्वायर बाय आर। सही समझ में आया। देखो P का मान कितना रख दो 30, P का मान कितना रख दो 10 का होल स्क्वायर, R का मान बोलो तो 5R बटा में 5 प्लस आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। आप कहोगे यहाँ पे तो आएगा क्या 30, ठीक है 100 आ जाएगा ऊपर, ये गुणा में हो जाएगा 5 प्लस आर और बटा में 5R। ठीक है भाई, इसको भाग दो ऐसे, ये कितना हो गया 20, ये 0 से 0 चला गया, इधर गुणा कर दो तिरछा, 3R बराबर 2 इंटू 5 10 हो गया है, तो सीधा ही लिख दो समझ में आ जाएगा, प्लस 2R। सही है। अब देखो यहाँ से इधर ले जाओ तो आप कहोगे ये आया R और R बराबर आ गया 10 ओम। सिंपल था, R बराबर 10 ओम। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि है 2012 का। क्वेश्चन में क्या बोला है, तार से बने एक वलय का प्रतिरोध दे रखा है 12 ओम, टोटल आई है ना। इस वलय में ऐसे किन दो बिंदुओं ए और बी पर धारावाही चालक को जोड़ा जाए ताकि इन दो बिंदुओं के बीच में उप परिपथ का जो प्रतिरोध है आर 8/3 ओम हो। यानी इसमें क्या कर रहा है कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में जोड़ने से जो प्रतिरोध आ रहा है ना वो 8/3 आ रहा है। तो पहली बात देखो वलय है ना, उसका पूरे का प्रतिरोध कितना है। मैं इसका मान लेता हूँ कि ये वाला प्रतिरोध R1 ये अलग टुकड़ा हो गया ना एक कितना, और ये नीचे वाला अलग टुकड़ा हो गया इसका R2। तो पहले जैसे ये था पूरा तार, ये तो एक श्रेणी था, तो इसके केस में अपन कह सकते हैं भाई R1 प्लस R2 का मान है ना वो तो 12 है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। एक समीकरण तो आगे। अब ये दूसरा बताओ तुम कैसे लिखोगे। तो अब देखो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों क्या होंगे, समांतर क्रम होंगे। अब बता दो समांतर क्रम में फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, तो आप कहोगे R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो सभी को पता है भाई, और बराबर लिख दो 8/3। सही बात है ना ये, ठीक है। अब ये R1 प्लस R2 उठा के यहाँ पे दोबारा रख दो तो R1 गुणा R2 इसकी जगह 12 बराबर 8/3, ये चला गया 4 से, और 8 इंटू 4 हो गया कितना भाई, 8 इंटू 4 हो गया 32। तो R1 गुणा R2 बराबर आ गया 32, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब भाई तुम बता दो कि ऐसी दो संख्या जिनका योग तो हो 12 और गुणनफल हो 32, कोई ध्यान में आ रही है। ऐसी दो संख्याएं जिनका योग हो 12 और गुणनफल हो 32, तो मेरे को तो ध्यान में आ रहा है ये ऐसी संख्या होगी 8 और 4। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से R1 का मान अपन कितना लिख सकते हैं, तो R1 का मान आप लिख सकते हो कितना ओम, 4 ओम। तो R2 का मान कितना हो जाएगा 8 ओम। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया दोनों प्रतिरोधों के मान। लेकिन यहाँ पे तो लंबाइयों के अनुपात पूछे, कैसे करोगे, तो ये भी तो पता है अपने को। कैसे पता है, R बराबर होता है रो एल बटा ए। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो लंबाई है रो है ए सेम है सबका, रो सेम है, तो R समानुपाती क्या हो गया L हो गया। तो R1 बटा R2 बराबर होगा L1 बटा L2। तो R1 बटा R2 निकालो, तो आप कहोगे R1 बटा R2 कितना आ गया 4/8, यानी L1 बटा L2 यहाँ से आ रहा है 1/2। भाई 1/2 ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर
तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि पहले श्रेणी था, बाद में समांतर हो गया, बाद में अपन ने सोल्व करा, सोल्व करने के बाद R1 R2 आ गए, अपने को चाहिए था L1/L2, तो R समानुपाती L से उत्तर आ गया। काफ़ी आसान है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दें भाई। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जो कि है नीट 2012 का। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, एक विद्युत बल्ब है ना, उसकी अनुमत, अनुमत का मतलब है रेटेड, उस पर लिखा हुआ वोल्टता और शक्ति आपको दे रखी है ये वाली, ठीक है। यदि बल्ब के सिरों के बीच वोल्टता इसकी अनुमत वोल्टता से 2.5% कम हो जाए, ठीक है, मतलब जो लिखी है ना उससे कितनी कम हो जाए, 2.5%, तो शक्ति में अनुमत शक्ति के सापेक्ष कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे अपन कह सकते हैं भाई शक्ति के फॉर्मूले तो कई सारे हैं, जैसे मैं फॉर्मूले आपके सामने लिखूँ तो P बराबर क्या होता है, V/I, या फिर कह सकते हो V²/R, या फिर कह सकते हो I²/R। कौन सा लगाओगे, तो भाई इसमें V दिया है तो ये तो नहीं लगाएंगे, V के लिए ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो अपन कह सकते हैं R, अपन कहेंगे सेम है भाई, बल्ब तो एक ही है ना, तो उसका R तो सेम है, तो ये वाला बेस्ट रहेगा। तो P समानुपाती क्या हो गया, V² हो गया। अब आपको त्रुटि वाला मेथड तो आता ही होगा ना, अब त्रुटि वाला मेथड इसलिए लग जाएगा 5% से कम है ये, तो आप कहोगे इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा P/P बराबर लिखो डेल्टा V/V, लेकिन 2 आगे आ जाता है ना, 2 डेल्टा V/V। अब ये इतने दूर दूर क्यों लगे भाई, प्रतिशत में पता करना हो तो 100 से गुणा करो, तो 100%, और ये भी 100%। इसका नाम क्या है, इसका नाम है शक्ति में प्रतिशत परिवर्तन। और ये पूरा आपको दे रखा है कि वोल्टेज में प्रतिशत परिवर्तन, 2 इंटू इसका मान दे रखा है 2.5%, उत्तर आ गया भाई 5%। देखो 5%, ऑप्शन नंबर पहला। तो ये क्वेश्चन तो त्रुटि का था जो कि काफ़ी आसान था। हाँ तो दोस्तों देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाए गए परिपथ में 2 सेल हैं, ए और बी है ना, ये रहा ए, ये रहा बी, इनके प्रतिरोध नगण्य है। वी ए का मान भी दे रखा है इसने 12 वोल्ट है, और R1 का मान भी दे रखा है 500 ओम, R का मान दे रखा है 2 ओम। इसके बाद कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं है। कोई विक्षेप का मतलब है कि इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। धारा अपन कह सकते हैं विभव का अंतर नहीं हो तो नहीं बहेगी, तो अपन कह सकते हैं सारी धारा किधर से चली जा रही है, ऐसे करके ऐसे। सबसे पहले आप ये आई का मान निकाल लो। आई बराबर आप कहेंगे देखो परिपथ तो यही है, तो इसका वोल्टेज 12, कुल प्रतिरोध तो आप कहोगे 500 प्लस 100 600, तो 12/600, ठीक है। अब इसको 12/600 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/100 लिख सकते हैं, 2/100 भाई, ऐसे काट दो ना इसको, ठीक है। अब एक बात देखो, अपन कह सकते हैं कि जो इन सिरों के बीच में जो विभव है उतना ही इधर है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं सिंपल सी बात है, इस वीबी का जो मान आएगा वो मान अपन कह सकते हैं इन दोनों सिरों के बीच में विभव का अंतर होगा, वही तो होगा। और ये विभव का अंतर क्या होगा, इस प्रतिरोध के पर जितना विभव पात होगा वही तो होगा। तो इसका मान अपन निकाल रहे हैं, तो वीबी बराबर कह सकते हैं आई इंटू आर, तो आई बोलो तो 2/100, आर बोलो तो आर का मान तो दे रखा है 100, 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 2, तो ये होगा 2 वोल्ट। तो आंसर आएगा इसका 2 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब दोस्तों अब देखते हैं 2011 का क्वेश्चन। कह रहा है कि दर्शाए परिपथ में यदि बिंदु ए पर विभव को 0 मान लिया जाए तो बी का विभव क्या होगा। सबसे पहले देखो ए ये रहा और बी ये रहा, ए से बी तक जाने के रास्ते तो कई सारे हैं, ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, और ये बीच वाला रास्ता भी है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें इसने बता नहीं रखी है, जैसे R2 का मान नहीं है, R1 का मान नहीं है, इसी तरीके से ये वाला प्रतिरोध भी नहीं है, तो ये रास्ते काम के रास्ते नहीं है। अपने को क्या बताना है, बी का विभव बताना है। तो यहाँ से चालू हो जाते हैं, यहाँ से जाएँ, रास्ता ये चूज करें। यहाँ पे देखें ये माइनस चिन्ह, ये प्लस चिन्ह, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें धारा का पता नहीं चला कितनी है, तो ध्यान से देखो, इस बिंदु से 2 एम्पियर इधर जा रही है, 1 एम्पियर इधर से आ रही है, तो 1 एम्पियर तो इधर से आएगी ना। अब देख लो, एक इधर से आई, एक इधर से आई, तभी तो 2 हुई। तो ये 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये 1 एम्पियर है, तो ये क्या होगा प्लस, तो ये क्या होगा माइनस, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, तो चलिए अब कह सकते हैं पहले 0, बाद वाले साइन रखेंगे तो प्लस का 1, ठीक है। आगे जाओ, यहाँ पे ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये प्लस का हो गया, प्लस का कितना आई इंटू आर, तो आई कितना है 1, आर है 2, तो आई 1 इंटू आर 2। अब इसमें क्या लिखोगे प्लस, और बाद वाला माइनस, तो माइनस का 2, और बराबर लिख देंगे वी बी, तो 2 से 2 तो चला गया, और वी बी का उत्तर आ गया बच्चों 1, प्लस का 1 वोल्ट। यही आपका सही उत्तर होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 2011 का एक और क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी बैटरी से जुड़े हुए 2 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पियर विद्युत धारा बहती है, ठीक है, पहले ये बता दिया।
यदि बैटरी 9 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा बहा सकती है तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। अरे भाई इसमें दो केस दिए हैं। पहला केस देखो, पहले तो अपन बना लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। ये कोई बैटरी होगी, ठीक है। इस बैटरी का अपन मान लेते हैं कि वोल्टेज या ईएमएफ वी होगा। ये इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। यहाँ पे जो प्रतिरोध है ना वो अलग अलग है। पहले केस में कितना है, 2 है, ये वी माना। ये अपन कह रहे हैं कि क्या मान लें, स्मॉल आर मान लें, जिसका पता ही करना है। यहाँ पे दो अलग अलग कहानियाँ हैं, एक में अलग करंट जा रही है, एक में अलग जा रही है। पहले केस में देखते हैं। पहले केस में देखो क्या है, आप कहोगे आई बराबर वी बटा आर इक्विवेलेंट का यूज करोगे तो नंबर 1 बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे देखो आई कितनी, तो वी कुल प्रतिरोध आंतरिक प्लस वो, तो अपन कह सकते हैं आर प्लस 2। ये समीकरण नंबर 1। दूसरे केस में बताओ, तो ये है 0.5, तो इसको लिख सकते हो 1/2, वी का वी है। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस केस में हो गया आर प्लस 9। ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें समीकरण 1 और 2 का भाग दो, तो 1/2 करेंगे तो भाग देना आपको आता है, तो इसको 2/1 लिखो। बाहर बाहर वाले गुणा हो गए 4, अंदर अंदर वाले गुणा 1। ये आर प्लस 9 ऊपर चला जाएगा, वो आर प्लस 2 ऊपर आ जाएगा। बोला वी कहाँ गए, वी कट गए। ये देखो ये ऊपर, ये ऐसे गुणा, तो वी से वी चला जाएगा। अब इसको कर दो तिरछा गुणा। तिरछा गुणा करना सभी को आता होगा, तो करिए भाई। आर प्लस 9 तो एज इट इज़, और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 4R प्लस 8। तो इसको इधर ले जाओ तो कितना बच गया, 3R। ठीक है, इसको इधर ले आओ 1, तो आर बराबर 1/3। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, इस तरीके से इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, जिससे कई लोगों का और भला हो जाए, जिससे आपका भी भला हो जाए। हाँ तो दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि यदि दिए गए परिपथ आरेख में 9 ओम प्रतिरोध, 9 ओम का प्रतिरोध ये रहा, इसमें जो शक्ति का व्यय है ना वो 36 वोल्ट है। ये बराबर कितना दिया है, 36 दिया है। ठीक है, तो 2 ओम के प्रतिरोध, ये रहा 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभव में अंतर क्या होगा। भाई इसका विभव में अंतर तभी आ सकता है V बराबर आई इंटू आर, जब यहाँ पे आई का मान आ जाए। भाई आई का मान कैसे आएगा, वी का मान तो दे ही नहीं रखा है। वी का मान दिया होता तो तुल्य प्रतिरोध निकाल के कर लेते, लेकिन ये जो सूचना दी गई है उससे कुछ बात बन सकती है। ये देखो 9 ओम है, यहाँ की शक्ति भी है, तो फॉर्मूला लगा दो P बराबर V²/R, कुछ तो हासिल होगा। तो P बराबर 36, V² बोलो, तो V² तो पता ही कर रहे हैं, R बोलो 9। यहाँ से देखो P बराबर रूट में आ जाएगा, देखो 36 गुणा 9, 36 का बार 6, 9 का गुणा 3, तो उत्तर आ गया 18। बोला इसके सिरों पे 18 वोल्ट है, तो ये भी इसके समांतर में, ये भी 18 होगा। तो सबसे पहले 9 वाले में धारा देख लो, धारा कितनी आएगी। तो आई बराबर क्या होता है, इसमें विभव का अंतर कितना है 18, प्रतिरोध कितना है 9, तो मैं कहूँगा इसमें 2 एम्पियर जाएगी। कितनी जाएगी, 2 एम्पियर। इसी तरीके से उसमें देख लो, उसकी I2 बोल रहे हैं, तो उसका विभव अंतर 18, प्रतिरोध 6, तो इसमें जाएगी 3 एम्पियर। तो इससे जाएगी 3 एम्पियर, 2 और 3 मिलके यहाँ से गुजरी 5 एम्पियर। बात बन गई, क्योंकि आई चाहिए था 5 एम्पियर गुणा में 2, तो आंसर आएगा 10 वोल्ट। तो आंसर 10 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3। मैंने क्या करा देखो, यहाँ पे पहले दिया था कि 9 ओम के शक्ति कितनी है भाई 36, तो यहाँ से मैंने P बराबर V²/R निकाल के यहाँ का V निकाल लिया, जो कितना आ रहा था 18। भाई ये एरिया समांतर में, तो इसमें भी 18, तो इसमें से धारा निकाल ली, इसमें से धारा निकाल ली, कुल धारा जोड़ के यहाँ पे 5 एम्पियर आ गई। और अपने को जरूरत आई की थी, तो V बराबर IR से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ तो दोस्तों अब देख लेते हैं 2010 वाले क्वेश्चन। क्या बोला है देखो, किसी गैलोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है, और 30 मिली एम्पियर की विद्युत धारा से इसके पूरे पैमाने पर विक्षेप होता है। अब देखो गैलोमीटर दिया है ना, उसका प्रतिरोध दे दिया, तो अपन कह सकते हैं देखो ये दिया है आपको, ये जो गैलोमीटर है उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है 100। ठीक है ना, ये कौन है, गैलोमीटर का प्रतिरोध। इसमें से धारा कितनी जा रही है 30 मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10⁻³ ठीक है। अब उसके आगे क्या कह रहा है कि इसे 30 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए कितना प्रतिरोध इससे जोड़ना पड़ेगा। तो इसके आगे प्रतिरोध जोड़ेंगे, जिसका मान लेते हैं कैपिटल R है, जिससे ये क्या बन जाए, एक वोल्ट मीटर बन जाए, जिसका वोल्टेज यानी इन दोनों के यहाँ पूरा 30 वोल्ट हो। तो धारा दे रखी है, विभवांतर दे रखा है, और कुल प्रतिरोध में से R का मान निकाल लेना है। तो आप क्या लिखोगे देखो, I बराबर V/R, आई बोलो 30 मिली एम्पियर, तो 30 इंटू 10⁻³ वोल्ट बताओ, वोल्टेज बताओ। तो आप कहोगे ये तो दे रखा है 30/R, R तो पता करना है, तो कितना आएगा R, ये वाला मैंने 10 लिख दिया, ये 100 था, तो ये R + 100।
ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। 30 से 30 चले गए और इसको लिख सकते हैं 1/1000। तो 1/1000 बराबर 1/r+100। तिरछा गुणा करो तो r+100 बराबर 1000, तो r बराबर 900। ये समझवाएं। तो अपने को 900 ओम का एक प्रतिरोध इसके समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। और ये पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ना होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो दोस्तों अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, कह रहा है कि 2 कथन दे रखे हैं और उसमें बोल रहा है कि विचार करो। तो आप विचार कर लो और विचार करके आप सही उत्तर दे दो। तो चलो देख लेते हैं। पहला ये कह रहा है कि किरचॉफ का संधि नियम जो है वो आवेश संरक्षण से प्राप्त होता है। इसका एक नियम होता है कि किसी भी संधि या जिसको नोड भी बोलते हैं कि नोड पे जितनी धारा आएगी, जितनी धारा आएगी उतनी जाएगी भी, यानी जितना आवेश आएगा उतना जाएगा भी। तो इसमें आवेश क्या रह गया भाई, संरक्षित रह गया, यानी इस बिंदु ने किसी भी आवेश को खाया नहीं, जितना आया उतना आगे भेज दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि संधि नियम आवेश संरक्षण से प्राप्त होता है। बात सही है। दूसरा देख लो, किरचॉफ का पास यानी लूप नियम ऊर्जा संरक्षण से प्राप्त होता है। भाई ये लूप नियम क्या होता है, कहते हैं एक बंद लूप होता है ना, उस बंद लूप में प्रत्येक में जो विभव पतन हो किसी भी डिवाइस में, उन सभी का जो योग होगा वो 0 होगा। और ये अपन जानते भी हैं कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसको अपन ऊर्जा संरक्षण से प्राप्त करते हैं। तो बात तो ये भी सही है, तो बात तो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इस तरीके से अपन ने धारा विद्युत्की के 2010 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। 2021 में 4 आए, 2020 में भी 4 आए, 2019 में इसके 3 क्वेश्चन आए। तो धारा विद्युत्की चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको पढ़ के जाएं और इसके सारे क्वेश्चन करके आएँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नीट के पेपर में धारा विद्युत्की के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दोगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारा प्रयास अच्छा लगा, तो इसको आप लाइक और शेयर के माध्यम से हमको बता सकते हो। धन्यवाद प्यारे बच्चों।